भैया एनएसईपी की तैयारी उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे और हमारी पूरी टीम हम सभी लोग हमारे प्यारे युग सर, हमारे हितेश सर, हमारे हेमंत सर, हम सब लोग मिलके आप तक फिजिक्स का वो लॉजिकल कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप सोचोगे ना तो इन टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब जब आईओक्यूपी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस करके 32 कर दिए गए, फिर भी इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस रिड्यूस नहीं हुए। अब हम कहां कहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, मैं उस थॉट प्रोसेस को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उस थॉट के अंदर आपको ले चलने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? भैया एनएसईपी की तैयारी उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे और हमारी पूरी टीम हम सभी लोग हमारे प्यारे युग सर, हमारे हितेश सर, हमारे हेमंत सर, हम सब लोग मिलके आप तक फिजिक्स का वो लॉजिकल कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां से आपका सिलेक्शन काफी बेहतर हो सके और आप अपनी इस थॉट को, अपनी चीजों को आगे की तरफ बढ़ा सकें। तो अब क्या है, कैसे कैसे आपको कहानी समझनी है, इन सब चीजों पे जरा हम बातचीत करना शुरू करेंगे, थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश। तो अब हम लोग फ्लूइड खत्म करके हीट चैप्टर के अंदर आ चुके हैं और इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, क्या-क्या चीजें होने वाली हैं, पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। तो पहले अगर मैं बात करूँ, तो भैया क्या-क्या है इस चैप्टर के अंदर, इसको थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर क्या-क्या चीजें हम लोग समझने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो सब टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और अगर यहां पर थर्ड स्टेप पे बात की जाए तो हीट ट्रांसफर। तो ये पहली यूनिट होगी और दूसरी यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अभी जो लेक्चर होंगे दैट इज ऑल अबाउट कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर। इस पर बेस्ड क्या कंटेंट पूछा जाता है, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर आप प्रीवियस सिनेरियो देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये टॉपिक छुपे रुस्तम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इवन अगर देखा जाए तो कई बच्चे जो जेई मेंस के हिसाब से सोचते हैं, वो लोग इन टॉपिक्स को थोड़ा-सा नेग्लेक्ट भी करते हैं, खासकर रेडिएशन टॉपिक को। बट दे आर वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप सोचोगे ना, तो इन टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब जब आईओक्यूपी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस करके 32 कर दिए गए, फिर भी इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस रिड्यूस नहीं हुए, 2-2 क्वेश्चंस आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर आते ही आते हैं। टॉपिक की बात की जाए तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा पजल्ड होना है। हाँ, कुछ जगहों पर इंटीग्रेशन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, कुछ जगहों पर बेसिक लेवल पर आपको हीट ट्रांसफर, रेडिएशन जैसे टॉपिक्स का थोड़ा सा इंसाइट्स चाहिए होता है। बट अगर आप एक बेहतर तरीके से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप इन टॉपिक्स को आसानी से संभाल सकते हैं, कर सकते हैं, बस शर्ते आप रेडिएशन अच्छे से पढ़ें। कई बच्चे रेडिएशन जैसे टॉपिक को थोड़ा-सा मतलब लेस वेटेज में चले जाते हैं क्योंकि जेईई मेन में रेडिएशन का थोड़ा-सा कम रहता है या एडवांस में तो ठीक-ठाक रहता है बट कई बार लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या कम पढ़ते हैं। तो दिस इज़ नॉट द नेग्लेक्टेड टॉपिक, दिस इज़ एक्चुअली वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी। और ये सारे के सारे ना, सबसे अच्छी बात पता क्या है? ये आर वेरी ईज़ी किल। ये सारे के सारे टॉपिक ईज़ी किल टॉपिक है। ये सारे के सारे टॉपिक ईज़ी किल टॉपिक है। ईज़ी किल मतलब फटाक से खत्म। ईज़ी किल टॉपिक। दीज़ ऑल आर द ईज़ी किल। अब ये अगर ईज़ी किल टॉपिक हैं, अगर ये ईज़ी किल टॉपिक है तो इनको कैसे पढ़ना है, आइए ज़रा ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं हर एक टॉपिक में वेटेज और किस-किस तरह के क्वेश्चन्स आ सकते हैं, पहले मैं उनका आपको एक अंदाज़ा दूँगा, एक तरीका दूँ क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज़ है जहाँ पर आप अपने टॉपिक को बूस्ट अप कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनको कैसे पढ़ें? किन-किन जगहों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? किस वैरायटी के क्वेश्चन्स या किस तरीके के क्वेश्चन्स को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जिन्हें नेग्लेक्ट ना करें? तो अपनी कंसेप्ट की ट्रेनिंग कहाँ पर बेहतर करें, ज़रा ये ध्यान से समझिए। क्योंकि देखो, कई बार अगर मैं कैलोरीमेट्री की बात करूँ, तो हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, जबकि एक बार तो आया ही हुआ है। बेसिक कैलोरीमेट्री की बात करें, जहाँ पर आप Q बराबर एमएस डेल्टा टी की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको कई बार हो सकता है एमएस डेल्टा टी, ठीक है ना?
और अगर आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो टी क्यू बराबर हम लोग लिख देते हैं एम, अगर आपका एस एस डी है ना। तो बेसिकली आपको ये दो फॉर्मेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने। यहां पर एस जो है, अगर एस कांस्टेंट है तो हम ऊपर यूज कर लेंगे। एस क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ मटीरियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्पेसिफिक हीट या मास स्पेसिफिक हीट भी कई जगह नाम दिया जा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature of unit mass of material by 1 केल्विन, राइट। या 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कुछ खास नहीं रहता, मतलब एक ही चीजें होती हैं, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो चाहे 1 केल्विन का चेंज हो, द चेंज फिनोमिना विल बी सेम। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 1 केल्विन का चेंज और 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज एक ही जैसा होता है, समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो 1 केल्विन एंड और 1 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी यूनिट जो होती है, चाहे वो 1 केल्विन की हो या वो 1 डिग्री सेल्सियस की हो, वो एक जैसी ही रहती है। ये बात समझ में आती, कोई परेशानी का विषय तो नहीं बना। अच्छा भैया, तो अब सर अगर मैं बात करूं भैया किसकी, तो सर इसमें तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने कहा देखो भाई, एस की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपको, ये फॉर्मूला आपको मल्टीपल प्लेसेस पर यूज हो सकता है कि जहां जहां पर भी बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा होगा बाय एब्जॉर्बिंग हीट। अब हीट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो फिनोमिना समझना, तो मैं पूरा एक फ्लो चार्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि है क्या, राइट। अब हमें हीट के यूनिट के साथ खेलना है। अब हीट की यूनिट में अगर अपने कंसेप्ट को समझें, तो अगर मेरे पास कोई बॉडी दी जाएगी, अब इस बॉडी पर एक तो हीट आएगी, मतलब क्यू आएगा। अब क्यू कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो आ गया हीट ट्रांसफर पे कि भैया यहां से कैसे क्यू आएगा और यहां से कुछ क्यू एमिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं एमिशन। और यहां से कुछ क्यू इसके ऊपर आएगा, इसको बोलते हैं क्यू इंसिडेंट। और यहां से हो सकता है क्यू कुछ रिफ्लेक्ट कर जाए, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्ट। तो पहले ये तीन तो किसी बॉडी पर बेसिकली हीट की तीन प्रोसेस पॉसिबल है कि हीट का आना, कुछ हीट का रिफ्लेक्ट हो जाना, जो हीट रिफ्लेक्ट हो गई बची हुई हीट क्या हो जाएगी, यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ हीट बॉडी अपने हिसाब से अपने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग भी एमिट करती है। ये बॉडी की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपने कहा सर हाँ बात ठीक। अब जब ये हीट आती है बॉडी के पास, तो बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन अगर आप देखें तो बेसिकली उन परिवर्तन में दो नजरिए देखने को मिलते हैं। पहला होता है कि उसके टेम्परेचर का बदलाव होता है। उसके टेम्परेचर के बदलाव को समझने के लिए हम कैलोरीमेट्री के बेसिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, दैट इज क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। बहुत ध्यान से समझना भैया, है ना। अब हम कहां कहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, मैं उस थॉट प्रोसेस को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उस थॉट के अंदर आपको ले चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहली चीज क्या हुई कि आपने क्यू आई, अब ये क्यू आने के रास्ते होंगे कि कैसे क्यू आ रही है, ये फिनोमिना हो गया रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन का। ये आने का तरीका क्या है, आपने कहा सर बात से एमिशन, यहां से हीट निकल रही है, कैसे हीट बाहर जा रही है, ये फिनोमिना हो गया रेडिएशन का। आपने कहा सर बिल्कुल सही। अब इनमें जो टोटल हीट इसको मिली, कुछ आई, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया, कुछ निकाल दिया, तो नेट जो मिला, वो हीट जो इसको मिली, वो हीट क्या करेगी। अब वो हीट क्या कर सकती है बॉडी के साथ, वो हम समझ रहे हैं कैलोरीमेट्री में। अब जो हीट मिली उसके साथ दो फिनोमिना होंगे मेजरली, वो कौन कौन से, आपने कहा कैलोरीमेट्री के अंदर हम वो दो फिनोमिना पढ़ते हैं, एज अ टेम्परेचर चेंज या फिर फेज का चेंज। मतलब या तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या फेज का चेंज हो जाएगा। आपने कहा सर हाँ भैया बहुत बढ़िया बात कही। तो मतलब क्या हुआ, जो हीट आई उसके दो फिनोमिना, टेम्परेचर का बदलाव या हीट का या फिर आपका फेज का चेंज। ये कब होगा, जब लार्ज स्केल पे टेम्परेचर चेंज हो रहे होते हैं, तो ये फिनोमिना हमको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक फिनोमिना और एसोसिएट हो जाता है, जो कि होता माइनर बेसिस पे है, लेकिन क्वेश्चंस उस पे पूछे जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। तो मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा होता है, तो उस बॉडी का जो स्टेट चेंज है, तो मतलब उसका वॉल्यूम या उसका लेंथ या उसकी एरिया भी बदलते हैं। क्योंकि जैसे भैया कोई बॉडी है वो मेल्ट होगी तो धीरे धीरे लिक्विड में बदलेगी, तो उसका कुछ फिनोमिना चेंज होगा, उसका वॉल्यूम में बदलाव आएगा। आप
सर बात ठीक कह रहे हैं। तो अब जब उसके वॉल्यूम में जो बदलाव होता है, उसके एरिया में बदलाव होता है, उसकी लंबाई में बदलाव होता है, उस फिनोमिना को हम पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सॉलिड और लिक्विड गैस की कहानी, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। किसमें? केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कैलोरीमेट्री के अंदर आने वाले इस बेसिक फॉर्मूले के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हीट आएगी, हीट के आने से क्या क्या फिनोमिना होगा। ठीक है ना? तो उन सब चीजों को बहुत अच्छे से माइंड मैप में समझना। जरा ध्यान से एक बार इस पूरे माइंड मैप को समझते हैं तो जरा एक बार हेडिंग डाल दीजिए सभी मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज माइंड मैप ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज। अब जैसे हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी को गुड्डा मैंने नाम दिया ए। क्या नाम दे दिया? ए। अब इस बॉडी पर हीट का आना, क्यू इंसिडेंट, यहां से हीट का कुछ रिफ्लेक्ट हो जाना और यहां से कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाना, और एब्जॉर्प्शन के साथ साथ यहां से कुछ हीट का एमिट हो जाना। तो अब ये फिनोमिना जो है कि हीट का आना और हीट का एमिट हो जाना, अब ये फिनोमिना किस किस तरीके से समझते हैं? इस फिनोमिना को हम समझते हैं हीट ट्रांसफर चैप्टर। अब हीट ट्रांसफर चैप्टर हमें क्या समझाता है? जरा उन सब बातों को ध्यान से समझिएगा कि सर, हीट ट्रांसफर में हम समझते हैं कि बॉडी पे ये हीट किस तरीके से आएगी, कैसे हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही होगी और किस तरीके से हीट इससे एमिट भी हो रही हो। ये फिनोमिना हम कहां समझते हैं? अपने हीट ट्रांसफर चैप्टर के अंदर। सामान्यतः ये फिनोमिना जनरली रेडिएशन के साथ देखा जाता है। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात। जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो एमिशन या उसको हम रैप कर देते हैं। आपने कहा तो हीट ट्रांसफर के हमारे पास होते हैं बेसिकली फंडामेंटल तीन तरीके। कौन कौन से? आपने कहा कंडक्शन, कन्वेक्शन, और क्या हो गया बेटा? रेडिएशन। आपने कहा कंडक्शन का कहानी बिल्कुल सिंपल, जो भी थर्मल करंट डी क्यू बाई डी टी आएगा, जो भी थर्मल करंट डी क्यू, इसको बोलते हैं थर्मल करंट, करंट का फ्लो। तो करंट जो थर्मल करंट होगी ये हमेशा फ्लो करती है कहां से कहां से? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये बॉडी के अंदर से मूवमेंट होता है। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। और ये बॉडी का मूवमेंट जो अंदर से होता है इसको बोलते हैं आई थर्मल। जब ये करंट जाती है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है? के ए बाई एल इंटू डेल्टा थीटा। क्या इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है? के ए इंटू डी थीटा बाई टी एल along द लेंथ। बहुत अच्छी बात। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो जाती है कंडक्शन। हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे, यूनिट बहुत बड़ी है, हम समराइज वे में आपको एक जगह बताने की कोशिश कर रहे हैं। कन्वेक्शन बेसिकली एक रैंडम प्रोसेस है। जब जरूरत होती है और कैलकुलेशन वी यूज इट एज रेडिएशन। तो जो रेडिएशन की कैलकुलेशन है वही कन्वेक्शन में भी उपयोग कर ली जाती है। जैसी रेडिएशन की वैसे ही कन्वेक्शन की भी हम मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन उपयोग कर लेते हैं। बट सामान्यतः चूंकि ये बहुत रैंडम प्रोसेस होती है, लगातार पार्टिकल्स का मूवमेंट चलता रहता है, आते हैं और जाते हैं और आते हैं और जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस की एग्जैक्ट मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं आती। राइट? एग्जैक्ट मैथमेटिक्स हमारे सिलेबस में नहीं आती है बिकॉज इट इज मच ओवर अ रैंडम प्रोसेस। हाँ सर, आती क्या है? सर, जब भी हमें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वेक्शन को देखना होता है तो वी यूज रेडिएशन कैलकुलेशन। क्या करते हैं? वी यूज रेडिएशन कैलकुलेशन। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात। अब सर रेडिएशन की कैलकुलेशंस क्या होती हैं? आइए ये समझ लेते हैं। दो बातें समझी क्या? कंडक्शन में हीट मटेरियल के अंदर से फ्लो करेगी और दैट इज के ए डी थीटा बाई डी एल के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। अभी इनके थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग भी मैं करूंगा आपके साथ, हर एक चीज को समझाऊंगा। राइट? अब आता है रेडिएशन का ये प्रोसेस। रेडिएशन प्रोसेस में बेसिकली दो फिनोमिना। वो क्या? पहला आना और दूसरा एमिट हो जाना। तो अब एमिशन प्रोसेस किसके कारण होती है? तो पहली चीज समझना, क्यू एमिट।
जो Q एमिट होगा किसी बॉडी से, दैट इज डिफाइंड एज सिग्मा A इंटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की पावर 4। और यहां पर एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं E, दैट इज कॉल्ड एज एमिशिविटी। E की वैल्यू 1 होती है फॉर द ब्लैक बॉडी, और बाकी कोई बॉडी है तो उससे भैया 1 से कम हो जाती है वैल्यू। तो जो एमिशन होगा वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। और जो हीट बॉडी एब्जॉर्ब करती है, मतलब इंसिडेंट का वो पोर्शन जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो होता है जो बॉडी पर इंसिडेंट करती है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। और अगर इसमें आगे ए लगा देते हैं तो ए बता देता है कि उसका कितना रेशियो या कितना पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया। तो बेसिकली जो ये स्मॉल ए है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो डिस्क्राइब करती है क्यू एब्जॉर्ब अपॉन क्यू इंसिडेंट को। और स्मॉल ई एमिसिविटी एक और कांस्टेंट क्वांटिटी है जो ये बताती है कि डेल्टा एच हीट एमिशन बाई ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी का मतलब होता है कोई ऐसी बॉडी जो ब्लैक ना हो, डिवाइडेड बाई डेल्टा एच बाई ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर एंड सेम डायमेंशन। एट सेम टेम्परेचर एंड डायमेंशन मतलब अगर ब्लैक बॉडी का एरिया और टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएं तो जो रेशियो होता है उसको ई का नाम दिया जाता है, राइट। अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ई और ये आपस में बराबर आ जाते हैं, मतलब ब्लैक बॉडी की बात करें तो ई बराबर 1 हो जाता है, मतलब वह अपना मैक्सिमम हीट डिफाइन कर रही होती है। तो अगर मैं बात करूं ब्लैक बॉडी कितना हीट रेडिएट करेगी, तो आप बोलेंगे सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4, और कितना एब्जॉर्ब करेगी, सिग्मा ए टी सराउंडिंग की पावर 4। अगर वो ग्रे बॉडी हो गई तो एमिशन में ई का मल्टीप्लाई, मतलब 0.4, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, ऐसी कोई क्वांटिटी जो इस एमिसिविटी को बता रही होगी उसको हम बोल देते हैं कि उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्टिकुलर एरिया और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर ये एक ब्लैक बॉडी अगर होती, तो किसी मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसी इस डायमेंशन की ब्लैक बॉडी 100 जूल हीट पैदा करती है, 100 जूल हीट एमिट करती है, अपने से बाहर निकालती है। बट एट द सेम टाइम अगर आपसे बोला जाता बेटा, बहुत ध्यान समझना, क्या बोला जाता, अगर आपको बोला जाता कि यही बॉडी, यही सेम बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी, या यही बॉडी कितना हीट एमिट करेगी अगर ये ग्रे बॉडी हो जाए। तो आपने कहा सर अगर यही बॉडी ग्रे हो जाए तो इसकी कोई एमिसिविटी डिफाइन होगी। आपने कहा वो कैसे आएगी, आपने कहा वो बॉडी की प्रॉपर्टी है, वो आपको पता चल जाएगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, वो आपको बता देंगे कि 0.3 है तो 0.3 लगा देंगे। एमिसिविटी जो बॉडी की दी होगी वो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो अगर ये कोई ए बॉडी हो गई तो यहां से निकलने वाली हीट जो हो जाएगी वो ई टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ई टाइम्स, मतलब वो 100 थी, मान लीजिए इसकी एमिसिविटी आपको बोल देगी 0.4 है, तो 100 इंटू 0.4 मतलब वो 40 जूल हीट एमिट कर रही हो। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन के साथ भी होता है। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है जिसको बोलते हैं किरचॉफ लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, किरचॉफ लॉ। और किरचॉफ लॉ बोलता है कि ए और ई आपस में बराबर होते हैं। क्या बोलता है, ए एंड, ये किससे थ्रू हो गया, किरचॉफ लॉ से। आपने कहा सर बहुत अच्छा। तो अब किसी भी बॉडी के पास हीट आने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन कम पूछा जाएगा, कंडक्शन और रेडिएशन ज्यादा पूछा जाएगा। अब ये बॉडी के पास जब हीट आ गई तो उस पर कितनी हीट आई और कितनी निकली, ताकि नेट हीट पता चले बॉडी कितनी मिली। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द हीट। क्या बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ द हीट। तो ये पहला स्टेप है जो हम बात कर रहे हैं कि हीट कैसे आ रही है। क्या ये बात समझ में आती है? अभी इसके हम थोड़े थोड़े डिटेल में भी चलने वाले हैं, एक एक चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन पहले माइंड मैप दिमाग में आ जाए। माइंड मैप में सेकंड स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ। बेटा इससे क्वेश्चन का कई बार बच्चे आपके मन में आता है ना कि सर मेरी अप्रोच नहीं डेवलप होती, कि आप सीखोगे तो अप्रोच डेवलप हो जाएगी। अब क्या हुआ, आपने बोला कि जैसे ये बॉडी है, अब इस बॉडी के पास अगर कोई टोटल हीट आई है, आपने कहा सर बिल्कुल आई। अब मान लीजिए कि इस बॉडी के पास नेट हीट कुछ आ गई। क्यू नेट क्या हो गया भैया, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई माइनस जितनी हीट एमिट हो गई, निकल गई। तो भैया जो टोटल हीट बॉडी के पास रुक गई उसको बोला क्यू नेट। अब ये बॉडी के पास अगर कोई हीट आई तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, तो आप बोलेंगे द नेट हीट विल इफेक्ट इन 3 मैनर्स।
फंडामेंटली अगर देखा जाए इसके तीन इफेक्ट देखने को मिलते। पहला, टेम्परेचर चेंज, और इस टेम्परेचर चेंज के कारण हमें दूसरा प्रभाव देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल एक्सपेंशन। सामान्यतः सामान्यतः इन दोनों प्रभावों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कई बार हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली बराबर तरीके से भी देखा जाए, लेकिन हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। टेम्परेचर का चेंज होता है अगर टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर है और बॉइलिंग पॉइंट पर है, एट मेल्टिंग पॉइंट पर है या बॉइलिंग पॉइंट पर है, तो क्या होगा बेटा? अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर हीट दी तो अब होगा दूसरा फिनोमिना जिसको बोलते हैं फेज चेंज। फेज चेंज। तो अब कितना टेम्परेचर चेंज होगा, उसके कारण क्या क्या होगा? तो आपने कहा टेम्परेचर चेंज को रिलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल डिफरेंशियल फॉर्मूला जो हमारे दिमाग में रहेगा, दैट इज क्यू बराबर या डी क्यू बराबर एम एस इंटू डी टी। और अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात की जाएगी, कितना थर्मल एक्सपेंशन आएगा, तो अगर आप लेंथ की बात करते हैं डेल्टा एल, तो ओरिजिनल डायमेंशन इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर आप एरिया की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। और अगर आप वॉल्यूम के चेंज की बात करते हैं तो ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। तो बेसिकली ये तीन फिनोमिनाज हैं जो आपको समझाएंगे कि कितना चेंज होगा एरिया में, कितना चेंज होगा वॉल्यूम में, और कितना चेंज होगा लेंथ में, राइट? और जब आती है फेज चेंज की कहानी, तो इसको, क्योंकि इसके लिए हम बात करते हैं दैट डी क्यू, अगर आपने हीट सप्लाई की तो इट इज डिफाइंड एज डीएम इंटू एल। यहां पर एल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन। इसको डिफाइन करते हैं एलएफ के साथ, इसको डिफाइन करते हैं एलवी के साथ। अगर हम आइस की बात करें तो एलएफ ऑफ द आइस इज डिफाइंड एज 80 कैलोरी पर ग्राम, और एलवी ऑफ द वाटर इज डिफाइंड एज 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ, अब बेटा पहले रिलेट करो, सारी चीजों को पहले माइंड में मैप कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अब क्या हुआ, हमने किसी बॉडी को हीट दी, आपको हीट मिली, तो अब क्या होगा, आपके पास हीट कहां से आ सकती है? सन के थ्रू आ गई, सन से रेडिएट कर रहे हैं। आपने किसी हॉट बॉडी को पकड़ रखा है, गर्मा गर्म बॉडी को आपने पकड़ दिया, तो उससे के थ्रू भी आपके पास हीट लगातार आ रही है। आपने कहा सर बिल्कुल आ सकती हीट, हॉट बॉडी को हम पकड़ के रखे हैं तो वहां से हीट हमारे थ्रू अंदर घुस रही है। आपने कहा सर और क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं? मैंने कहा भैया आप एसी में बैठे हुए हो या ब्लोअर में बैठे हुए हो, तो वहां से भी लगातार वो ब्लोअर गर्म हवा फेंक रहा है, उस गर्म हवा से आपके पास कन्वेक्शन के माध्यम से हीट आ रही। अब जब ये हीट आपकी बॉडी में आई, उसका कुछ प्रतिशत आपकी बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब किया, कुछ प्रतिशत या कुछ रेशियो रिफ्लेक्ट कर दिया। आपने कहा सर बिल्कुल। तो ये हो गया हीट का एब्जॉर्प्शन। और आपकी बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं प्रिवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। यहां पर हर बॉडी अपनी हीट एमिट कर रही होती है बेस्ड ऑन टेम्परेचर की पावर 4। मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो हर एक बॉडी से हीट रेडिएट होगी ही होगी, हीट बाहर निकलेगी ही निकलेगी। दैट इज वेरी सिंपल, डिफाइंड एज प्रिवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, राइट? अब प्रिवॉस्ट थ्योरी क्या बोल रही है कि अगर आपकी बॉडी के पास कोई भी हीट है, कोई भी हीट अवेलेबल है, तो उससे हीट निकल के बाहर जाएगी ही जाएगी। क्या ये बात समझ में आती? इज इट क्लियर? कोई परेशानी की बात तो नहीं? ठीक है। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात। अब यहां पर अब मैं नेक्स्ट पॉइंट, बेटा इस दो बातों को समझ लिया, अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल करते हैं और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फिनोमिना जल्दी से शॉर्ट नोट्स अबाउट कंडक्शन, फटाफट हम लोग आ जाइए, जल्दी से हम लोग शॉर्ट नोट्स ऑफ कंडक्शन को समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हीट जो होगी वो किसी एक हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही होगी। बच्चों ध्यान से, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक हमने हॉट रीजन बना दिया। यहां पर हमारे पास एक हॉट रीजन आ गया, आपने कहा सर बिल्कुल सही है। और यहां पर हमारे पास एक कोल्ड रीजन है, मान लेते हैं कि हमारा कोल्ड रीजन कुछ यहां पर है।
और इस कोल्ड रीजन में हमारे पास हीट का ट्रांसफर चल रहा है बाय अ मैनर ऑफ दिस रॉड। अब ये रॉड इस हॉट से इस कोल्ड पर हीट को ट्रांसफर कर रही है। यहां का टेम्परेचर TH से डिफाइन करते हैं, यहां का टेम्परेचर TC से डिफाइन करते हैं। इसको हम सामान्य तरीके से समझ लेते हैं कि इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर, इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर, और इनके बीच का टेम्परेचर गैप हो गया TH माइनस TC। अब यहां से जो हीट निकल के इस मीडियम के थ्रू जाएगी, इस मीडियम के थ्रू जो जाएगी, इट ऑल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। इसके ऊपर आपने कहा वो डिपेंड करती है कि जो हीट यहां से जा रही होगी उसके जाने का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी कंडक्टिविटी क्या है। अगर आप लोहे की रॉड लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी हीट कुछ जाएगी। सोचो लकड़ी लगा दे बीच में, अब आप लकड़ी का एक एंड अपने हाथ में पकड़ लीजिए और एक दूसरा एंड आप कहीं भी आग में लगा दीजिए, तो क्या लकड़ी के दूसरे एंड पर आपको गर्मी लगती है? नहीं लगती। लेकिन लेकिन अगर आप यही फिनोमेना एक लोहे की रॉड से कर लें, या लोहे के पतीले को, स्टील के पतीले को आप एक एंड पे छू लीजिए, जिसमें रबड़ नहीं लगी है, इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, अगर इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है बेटा, तो उसका वो एंड बहुत गर्म हो जाता है। कढ़ाई को कभी अचानक से आप छू लें, तो आपका हाथ जल जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके थ्रू उसके एंड पर हीट आना शुरू हो जाती है। तो यहां से हीट जो जाएगी वो बेसिकली डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर। क्या-क्या है वो फैक्टर? पहला तो जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम के, ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है, अलग-अलग तरीके से हो सकता है। मैं दोनों कहानियाँ बताऊँगा कि ये कांस्टेंट होगा तो हमें कैसे अप्रोच करना है, और अगर वेरिएबल है तो कैसे करेंगे। सेकंड हो सकता है एरिया। सर एरिया भी यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है एरिया कांस्टेंट और हो सकता है इसकी रॉड की चौड़ाई बढ़ रही हो तो एरिया बढ़ता जा रहा हो। अब एरिया होता क्या है? एरिया को बोलते हैं परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ हीट। एरिया कौन सा लिया जाता है? हीट फ्लो के परपेंडिकुलर, उसको हम बोलते हैं एरिया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ, आपने बोला सर लेंथ अलोंग हीट फ्लो। लेंथ क्या डिफाइन करते हैं? लेंथ अलोंग हीट फ्लो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों एंड के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द हीट फ्लो। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम यहां पर फॉर कांस्टेंट क्वांटिटीज की बात करें, अगर आपसे बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सिंपल सा फिनोमिना। बेटा मेरे ध्यान से समझना, क्या यूज कर सकते हैं? दैट डी क्यू इट इज इक्वल टू के ए बाई एल इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर चेंज को हम थीटा से डिनोट कर देते हैं क्योंकि नीचे टाइम होता है। टाइम के टी में और टेम्परेचर के टी में कई बार कंफ्यूजन बच्चों के मन में आ जाता है, इसलिए हम इसको डेल्टा थीटा से डिफाइन कर दिया। दैट डिफाइंस टेम्परेचर का डिफरेंस। तो डेल्टा थीटा क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज TH माइनस टी। अब बेटा अगर फिनोमिना डिफरेंट हो जाता है, फिनोमिना डिफरेंट हो जाता है मतलब चीजें वेरिएबल हो जाती हैं, लेंथ के अलोंग वेरिएबिलिटी आ जाती है, मतलब हर डी थीटा पे अलग अलग कहानी हो रही। तो इसको हम इसके डिफरेंशियल फॉर्म में बात करें तो हम लिखते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज डी क्यू बाई डी टी, इट इज इक्वल टू के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डी थीटा बाई डी एल। आपने कहा सर अच्छा, कई बार यहां कंफ्यूजन क्या आता है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है कि सर ये फैक्टर जो है ये डिफरेंशियल फैक्टर है, जबकि सबसे अमेजिंग पॉइंट पता क्या है यहाँ पे? सबसे अमेजिंग पॉइंट यही है कि दिस फैक्टर इज कांस्टेंट एट स्टेडी। अगर आप स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे करंट का फ्लो हमेशा कांस्टेंट रहता है वैसे ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एट स्टेडी स्टेट। और हम सारी कैलकुलेशन कब करेंगे? स्टेडी स्टेट पर करते हैं। एट स्टेडी स्टेट हमारा डी क्यू बाई डी टी जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया बात कह दी है, मजा आ चुका है। मैंने कहा बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको करने के लिए हम लोग सिंपल ओम्स लॉ की बात करते हैं। तो इन फिनोमिना को समझने के लिए जल्दी से एक कोपचे में समझ लो ओम्स लॉ फॉर किसके लिए? हीट कंडक्शन। क्या लिखोगे बेटा? डी का डी, ये आई करंट को डिफाइन कर रहा, आई आई बराबर डेल्टा थीटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा थीटा अपॉन आर थर्मल। तो थर्मल करंट आई थर्मल, और यहां से अगर मैं आर थर्मल को कंपेयर करूं तो इट इज नथिंग बट एल अपॉन के।
आई बराबर डेल्टा वी बाई आर, तो यहां पर आई बराबर डेल्टा थीटा अपॉन आर, तो इसको लिख सकते हैं एल अपॉन के ए। यहां पर अगर आप देखें तो यहाँ के क्या है, कंडक्टिविटी, तो ये क्या लिखा है, वन अपॉन के इंटू एल बाई ए। तो बेटा अगर कई बच्चों को रेजिस्टेंस याद होगा, रो एल बाई ए लिखते हैं, वहां रो रेजिस्टिविटी होता है और के कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, एक कोपचे में कोपचा ज्ञान जरूर रखें अपने पास, कोपचा ज्ञान जरूर रखें अपने पास, क्या है कि रो इक्वल टू वन बाई ए, या कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी इक्वल टू वन अपॉन कंडक्टिविटी। यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस है तो यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाएगी। तो यहां पर जो के होता है इसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थर्मल कंडक्टिविटी। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हमको पता है कि कंडक्शन की कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, क्योंकि मैं हर एक रॉड का रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकता हूं और उसको बिल्कुल सर्किट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकता हूं। तो आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सर्किटल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं और एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करें, जो कि हमारा जेई एनएससीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसे पूछा गया। आइए क्वेश्चन को समझते हैं और एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया एंड ए ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ 12 is in boiling water at 100 डिग्री सेल्सियस एंड एंड बी इज इन मेल्टिंग आइस 0 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, और ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। आपने कहा सर बहुत बढ़िया है। पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू फ्रॉम ए एंड बी। दो पॉइंट ले लिए, इसकी टोटल लंबाई दे दी गई है 2l। ये एक लेंथ है एल बाई टू यहां से और ये लेंथ है एल बाई टू यहां से, तो बीच में कितनी बच गई, एल। आपने कहा बहुत बढ़िया। सर ये भी कितनी हो गई, एल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सिमिलर बेंट रॉड ऑफ लेंथ 3l/2, तो आपने कहा एल ये हो गई, 3l/2 में तो मतलब l/4 ये बचा और l/4 ये बचा। तो पहले मैंने सारे डायमेंशन बना दिए। ऑफ सेम मटेरियल इक्वल क्रॉस सेक्शन इज ज्वाइंट टू रॉड ए बी बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू एज शोन इन द फिगर। द टेम्परेचर एट पॉइंट पी विल इंक्रीज एंड दैट क्यू विल डिक्रीज। पी पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, क्यू पर जो है वो घटेगा। Rate of flow of heat will increase by 25%. Rate of flow of heat will decrease by 20%. Rate of heat flow will increase by 37%. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट? तो जल्दी से दिमाग लगाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। जल्दी से क्विकली पॉज करके समझने की कोशिश करें, फटाफट जल्दी से बेटा। लगाया बच्चों दिमाग, जल्दी से फटाफट क्विकली। आइए सॉल्व करने की कोशिश करें फटाफट। अगर नहीं लगाया दिमाग तो प्लीज पॉज करके दिमाग जरूर लगा, है ना, ताकि आप थोड़ा सा, अब बेटा समझना, पहले क्या है, दो कंडीशंस दे दी गई, दोनों कंडीशन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक रॉड है और एक एंड को फिक्स कर दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। उन्होंने बोला है साफ साफ कि एक 100 पे है और एक 0 पे है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। सर इसकी लंबाई 12 है, तो सर यहां पर रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, आपने कहा डी क्यू बाई डी टी की अगर मैं बात करूं तो सर यहां पर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा थीटा अपॉन आर। आपने कहा सर बिल्कुल सही है, तो ये हो गया 100। क्योंकि डिफरेंस की बात करें तो कैल्विन कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हमेशा कैल्विन में देखना है, क्योंकि डेल्टा थीटा इन टर्म्स ऑफ कैल्विन इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस बोथ आर सेम। तो अगर हम नहीं भी देखेंगे चल जाएगा। और लेंथ हो गई एल अपॉन के ए, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास के ए बाई एल इंटू 100। आपने कहा बहुत, ये हो गया हमारे पास थर्मल करंट इनिशियली। वेरी गुड। 2l, सॉरी, लेंथ इज गिवन एज 2l। ठीक है, परफेक्ट। अब यहां पर क्या हुआ, अब इसके ऊपर एक और टोपी पहना दी गई। तो अब टोपी पहना दी गई तो अब यहां कनेक्शंस आ गए। अब बेटा कनेक्शंस आ गए तो कनेक्शंस कैसे होंगे, आइए जरा ध्यान से देखते हैं।
ठीक है, और ये हो गया L/4, ये हो गया L/, बट अब अगर देखा जाए तो बेसिकली हम इसको एक सर्किट की तरह डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आपने कहा सर वो तो सब सेम है, अब एक रेजिस्टेंस यहां हो गया, बट अब एक रेजिस्टेंस यहां हो गया, एक रेजिस्टेंस यहां लग गया इनके पर, और एक रेजिस्टेंस ये बन गया। आपने कहा सर यस बिल्कुल सही, परफेक्ट पॉइंट आ गया है। कैसे करें? मैंने कहा देखो बेटा, इसके रेजिस्टेंस को अगर मैं आर बोल दूं, अगर मैं इसको आर बोल दूं, क्या रेजिस्टेंस आर? 2L/K, ये आर, क्योंकि सब कुछ सेम है, कंडक्टिविटी भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो यहां का रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो अगर मैं ऊपर वाले इसके रेजिस्टेंस की बात करूं, चलो यहां शुरू करते हैं R1, तो R1 बराबर कितना हो गया? L/2 के। तो अगर इससे देखेंगे तो बाई 4 हो गया। आपने कहा यस सर ये बाई 4 हो गया, तो इसको लिख दिया R/4, इजी रहता है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये कितना हो गया? आपने कहा सर इसकी कैलकुलेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा 3L/2 के। इसको लिखना चाहो तो लिख सकता हूं 3R/4। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? आपने कहा सर इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर मैं इसको R3 R2 लिख देता हूं तो L/K, तो सर ये टोटल का बाई 2 हो जाएगा, ये R/2, और सर ये वापस से वही R/4। तो सर अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस देखूं तो R/4 R/4 R/2, और ये हो गया 3R/4। तो अपने पास अब जो सर्किट बन गया गुड्डा, वो बहुत सिंपल सा सर्किट बन चुका है, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट बन चुका है, और वो है R/4, और ये हो गया R/2, और ये हो गया R/4, और ये हो गया R/4। यहां लग गया 100, यहां लग गया 0। क्या करना है? अब इक्विवेलेंट निकालना है। अब क्या करना है? अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है और देखना है क्या चेंजेस आ गए, कहां कहां पर कैसे चेंजेस आ गए। आपने कहा सर अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो करंट की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर अगर मैं करंट की वैल्यू की बात करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से कि इस पॉइंट पर टोटल रेजिस्टेंस 3R/4 अपॉन R/2, तो दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा? 3/4, और ये तो 3/4 इंटू 1/2/3/4 प्लस 1/2। अगर मैं यहां पर लिखूं तो कितना आ जाएगा? 2, 3 दूनी 6, और यहाँ पर चला जाएगा तो 5, क्या आ जाएगा? 5/4 नीचे आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3/8, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो 10, 3/10, उल्टा कर देंगे 10/3। तो इन दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा, वो कितना आ गया? तो आपने कहा सर इन दोनों का अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालता तो इट्स कम्स आउट टू बी 10/3 ओम, 10/3 इंटू आर ओम। तो ये 10/3, ये R/4 प्लस R/4। तो अगर मैं इस पूरे सर्किट में यहां लिखता हूं बेटा, तो आर इक्विवेलेंट टोटल सर्किट कितना होता है? आप बोलते हैं R/4 प्लस R/4 प्लस 10R/, तो R/2, और यहाँ पे अगर R/2 की बात करते तो ये अपने पास गेम बैठ जाता जाके, R/2 प्लस 10R/3 डिवाइड हो जाता, 3 तो 6, और यहाँ पे 3R, और ये हो जाता 20R, तो 23R/6 आर इक्विवेलेंट। सर पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा, तो अगर हम यहां पर देखते तो करंट की वैल्यू में क्या चेंजेस आते, जरा ध्यान से देखो बेटा, कैलकुलेशन, चेक आउट द कैलकुलेशन बच्चों। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई? ठीक है ठीक है। तो बच्चे जल्दी से यहाँ पे आर ए प्लस सब आर, बट कैलकुलेशन देखो बेटा जरा एक बार, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द कैलकुलेशन फर्स्ट, लुक एट द कैलकुलेशन बच्चों। हाँ बच्चों, यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये मैंने उल्टा 10R/3 3R/10 होगा, कि मैंने इक्विवेलेंट वहीं से निकाला था, तो दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। दिस इज R/2, तो इसका आर इक्विवेलेंट जो हमने बेटा निकाला, तो ऑलरेडी अपोजिट कर दिया था, 3 मैंने गलती से कर दिया, तो ये आ जाएगा 3R/10। ठीक है ना, मैंने 10R/3 लिख दिया तो उल्टा हो गया था वो, दैट इज 3R/10। आई थिंक कई बच्चे समझ गए होंगे, सर रिकॉर्डिंग है तो
हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट हम समझ गए थे उसी समय पे। कितने लोग समझ गए थे जल्दी से बताओ, टाइम पंच करके। ये 3r/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा r/2 प्लस 3r/10। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, 2 5 5r प्लस 3r, इट इज इक्वल टू 8r/3, 8r/10, मतलब 4r/5। अब r जो हो गया वो 4r/5 हो गया। तो अगर r 4r/5 हो गया तो i फाइनल कितना हो जाएगा, आपने कहा पोटेंशियल डिफरेंस वही है 100 अपॉन, यहां पर लिखते तो इसकी वैल्यू को मैंने r माना हुआ है तो बाई r हो जाता, यहां पर हो जाता 4r/5, तो ऊपर चला जाता 5। तो अगर आप देखेंगे तो 100/r इंटू 5/4, 5/4 मतलब अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो 5/4, ये आपकी करंट जो है वो इंक्रीज कर गई, राइट। तो अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो करंट में कितना इंक्रीमेंटल वैल्यूज आ जाएंगी, 4r/5, और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो 5/4। ओके ठीक है। तो अब आपसे बोला क्या गया, क्वेश्चन को देख लेते हैं। करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट कितना चेंज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, किस फैक्टर से बढ़ गया। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आइए समझ लेते हैं। तो अगर हम यहां पर बोले तो अब 5/4 जा रही करंट, तो हो और ले लेते हैं। हाँ, तो करंट इनिशियल कितनी थी, आपने कहा सर इनिशियल करंट थी 100/r। सर करंट फाइनल कितनी हो गई, इसको मैं बोल देता हूँ I0, ठीक है ना, इजी रहता है। ये हो गया 100/r इंटू 5/4, दैट इज इक्वल टू I0 इंटू 5/4, ठीक है ना। तो अगर करंट में कितना चेंज आ गया, तो आपने कहा सर करंट जो चेंज हो गई बड़ी बाहर वाली ज्यादा हो गई, आई फाइनल माइनस है इनिशियल, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा सर I0/4। कितनी करंट बढ़ गई, ये कितना परसेंट होता है, आपने कहा सर अगर I0/4 का करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज 25% करंट इंक्रीज, 25% जो है वो हमारी करंट बढ़ गई है। अब आपने यहां पर बोला कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपने कहा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 25%, 25% हमारी करंट जो है वह इंक्रीज कर जाएगी, द इंक्रीज करंट इज बाई 25%। आपने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन सर ये ऑप्शन तो चेक ही नहीं किया, टेम्परेचर एट पी एंड क्यू क्या होगा। आपने कहा अगर मैं पी पर बात करता, बेटा बहुत ध्यान से समझना क्या होगा, इसने बोला इंक्रीज करेगा, मैं कैसे बोलूं, मैंने कहा देखो भैया रेजिस्टेंस तो वही रहा, अब यहां पर ये पी पॉइंट था, तो अगर मैं लिखता यहां पर पोटेंशियल कितना, तो आप लिखते 100 माइनस IR। बेटा ध्यान से करंट को दिमाग में रखो, इस पॉइंट पर अब मैं लिखता पोटेंशियल, तो मैं लिखता V बराबर होता 100 माइनस I न्यू इंटू R। तो अब आप बोलते कि सर अब नई करंट आई है, नई करंट ज्यादा है, और अगर नई करंट ज्यादा है इसका सीधा सा मतलब हो गया कि यहां पर पोटेंशियल और गिर गया होगा, मतलब 100 में और ज्यादा माइनस हुआ होगा, तो पी पॉइंट पर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा। तो आपने बोला सर ये ऑप्शन भी गड़बड़ घोटाला हो गया। सिमिलरली आप क्यू को भी चेक कर सकते हैं, तो आपने कहा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, राइट। तो हीट का फ्लो जो है वो 25% बढ़ेगा, और पी पॉइंट का टेम्परेचर और घट जाएगा, डिक्रीज करता है, क्योंकि ज्यादा करंट जा रही है, तो IR मतलब डेल्टा V की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये हो गया कंडक्शन का एक बहुत बेसिक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, जो हम सभी लोगों को समझने की बात थी, देखने की बात थी, ठीक है ना। तो अब हमने कंडक्शन की बहुत फंडामेंटल बातचीत को समझा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं, जो हमें बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से और देखना है, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से और समझना है। ये हो गई कंडक्शन की बात। अब आपने कहा सर कंडक्शन में वेरिएबिलिटीज भी आ जाती है, सर अगर के की वैल्यू वेरिएबल हो गई, ऐसे केस में क्या करेंगे, जब हमारा के वेरी, अब देखो बेटा अगर हमारे पास dq/dt की बात करें, जिसको हम आई थर्मल लिखते हैं, बेटा ये कांस्टेंट की तरह लिखिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा, आई थर्मल इट इज इक्वल टू के ए इंटू डी थीटा बाई डीएल, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ। आपने कहा सर बहुत अच्छा, अब अलोंग द लेंथ, जिस लेंथ में हीट चल रही है उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो बढ़ रहा हो, जैसे ये। तो अब यहां पर क्या हो गया, आपने कहा सर इस केस में अब लगातार एरिया बढ़ता जा रहा है। तो अगर एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे केस में हम कैसे आर को डिफाइन करें, या किस तरीके से हम रेट ऑफ फ्लो को डिफाइन करें, किस तरीके से टेम्परेचर्स को डिफाइन किया जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसे केस में समझने के लिए इन किसी भी चीज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हमें आना चाहिए। तो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग रेजिस्टेंस। आपने कहा सर अगर एरिया यहां चेंज हो रहा है, तो एक छोटे एलिमेंट को पकड़ो, इसका छोटा रेजिस्टेंस लिखो dr, और dr क्या हो जाएगा 1/k,
इनटू इसकी छोटी लंबाई, अगर आपने इसकी लंबाई को dl लिखा हुआ है तो dl, तो रो एल अपॉन ए, तो dr के लिए अगर लिखेंगे तो लेंथ अपॉन ए के टर्म्स में लिख देंगे, तो क्या हो गया, आपने कहा इसकी लंबाई dl अपॉन जो इसका एरिया हो रहा होगा इस इंस्टेंट पर, जो भी इसकी रेडियस होगी, अपॉन ए, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और यहां पर इस आर की वैल्यू को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वैल्यूज ए एंड बी। तो अब आप किसी भी एक जनरल सिनेरियो के रेडियस या जनरल सिनेरियो के एरिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो आइए इस पर बेस्ड पहले मैं जनरल फॉर्मूलेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो शायद आपको बहुत बेनिफिट देंगे इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। तो आइए जल्दी समझते हैं। एलिमेंट कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या होगी कहानी, कैसे हम समझेंगे इस बात को, मैंने कहा बेटा बहुत दिन से समझना। सबसे पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक रूप से चलता हूं, यही वाला केस लेते हैं। ये आ गया कोनिकल शेप, हमने ले लिया। ठीक है ना। अब बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, इन इन दिस सिनेरियो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन दोनों के सेंटर से ये रास्ता जा रहा है। बेटा अब यहां पर अगर, क्योंकि ये देखो जे एडवांस में भी आ चुका है और ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चन का समझना नहीं है, इंपॉर्टेंस है एलिमेंट का समझना। जैसे इधर का कोई टर्म हॉट पे रखा जाए, इधर का कोई टीसी पे रखा जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या कहानी है, तो अब आपको समझना है कि सर यहां पर आपसे पूछा जाए करंट फ्लो, तो रादर देन आप पूरा इंटीग्रेशन पे दिमाग लगाओ, आपको समझना है करंट फ्लो आई, सर ये भी कांस्टेंट रहेगा, और सर ये तो इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट दिया गया है, तो ये डेल्टा थीटा अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा। तो सर हमारा कोशिश होना चाहिए कि मैं आर इक्विवेलेंट निकाल दूं, क्या होगा, क्या कोशिश है कि सिर्फ आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना इन द डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा चलो भाई एक जरा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहां पर अगर हमने बात की और इस जगह पर हमने एक ये छोटा सा एलिमेंट लिया, ये बहुत छोटा सा एक एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ हमको दी गई है dl अलोंग द लेंथ, मतलब यहां से किसी x दूरी पे मान लेते हैं तो इसको dx लिख देते हैं, तो एक छोटी सी लंबाई लिखी dx। अब हीट के फ्लो की दिशा किधर की तरफ है, जब भी कोई एलिमेंट मानना है तो यहां पर दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। आपने कहा सर क्यों, मैंने कहा देखो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो से आपको यह समझ में आएगा कि किस दिशा में हमें लंबाई को लेना है और किस दिशा में हमें एरिया को लेना है। तो जिस दिशा में हीट फ्लो है उस दिशा में आपको लंबाई लेनी है और परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो आपको एरिया लेना है। तो आपने कहा सर बहुत अच्छा, अब इसमें देखना पड़ता है कि क्या वेरिएबल है क्या नहीं है। तो आपने कहा सर अगर मैं यहां पर बात करूं और इसकी लंबाई यहां पर कुछ y दे रखी है, तो आई कैन वेरी सिंपली से कि सर यहां पर इसका जो एरिया होगा, क्योंकि हीट का फ्लो कुछ इधर की तरफ ऐसे हो रहा होगा, दिस इज अ हीट फ्लो, तो हीट फ्लो की दिशा में जो लंबाई है dx, ये इसकी लंबाई मानी जाएगी। तो अगर मैं इसका छोटा रेजिस्टेंस dr डिफाइन करूं, तो dr कैसा हो गया, आपने कहा सर इसकी कंडक्टिविटी 1/k, इसकी लंबाई हो गई dx और इसका एरिया हो गया पाई वाई स्क्वायर। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। अब ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, आपने कहा ऐसे अनंत एलिमेंट होंगे, और ये सारे एलिमेंट किस फिनोमिना में लगे हुए हैं, क्या ये सीरीज में है या ये पैरेलल में है। तो अगर आप बोलेंगे सर एक एलिमेंट के बाद में एक एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, ऑल एलिमेंट्स आर इन सीरीज, ऑल एलिमेंट्स आर इन सीरीज। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किस तरीके से हैं, आपने कहा वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सीरीज में, ऑल एलिमेंट्स आर इन सीरीज। कई बात समझ में आती है।
इज इट? तो अगर मैं बात करता तो मैं क्या बोलता, आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट कि सभी के सभी रेजिस्टेंस का समेशन। इट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। आपने कहा सर बहुत अच्छा, लेकिन अब मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो ऊपर एक्स है नीचे वाई है, तो एक्स को वाई के रिस्पेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर यहां की रेडियस ए दे दी गई है और इस एंड की रेडियस आपको बी दे दी गई बच्चों, तो यहां से हम थीटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि मुझे यहां पर कितनी एक्स्ट्रा रेडियस होगी ये बता देगा। तो अगर मैं y की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं y बराबर a प्लस, बेटा अगर यहां पर tan थीटा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दूरी हो गई x, तो यहां पर जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी ये, दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस अगर मैं इसको लिख देता हूं लेट सपोज स्मॉल l, तो मैं यहां पर लिखूंगा दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन x। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो l क्या हो गया, x tan थीटा, यही तो हो गया। और अगर हम यहां पर देखें तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर b माइनस ए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस एल, और a को एल को लिख सकते हैं x tan थीटा, और tan थीटा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए अपॉन टोटल लेंथ ऑफ दिस फ्रस्ट्रम दैट इज कैपिटल एल। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं a प्लस एक्स टाइम्स ऑफ tan थीटा, और इसको अभी मैं x की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं b माइनस ए अपॉन एल। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, आपने कहा यस कांस्टेंट है। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो मेरे लिए dr की वैल्यू हो जाएगी 1/k, तो कांस्टेंट हो गया, ऊपर हो गया dx और नीचे हो गया कांस्टेंट a प्लस tan थीटा, क्योंकि कांस्टेंट तो मैं tan थीटा के टर्म्स में लिख दे रहा हूं ताकि बार बार मुझे इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इनटू x पाई और इसका स्क्वायर, दिस नीड टू बी इंटीग्रेट। तो अगर आप देखें तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर यही तो लिखा गया है इंटीग्रेशन के अंदर, तो इंटीग्रेशन के अंदर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर होगा, तो इंटीग्रेट आपको करना है। लिमिट कहां से कहां, x जीरो से l लगानी है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। वैसे मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी है, अब आपको फर्दर ऑन कैलकुलेशन करनी है ताकि आप इजिली पूरा आंसर निकालें और रेजिस्टेंस की बात करें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये हो गया एक केस, ताकि मुझे मैं ज्यादा केस आपको समझा पाऊं इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन के अंदर नहीं जा रहा हूं। केस 2 की अगर मैं बात करता और फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल देता कि बच्चों जल्दी से देखिएगा फटाफट, ये जल्दी से देखना बच्चा। अब सिलेंड्रिकल सेगमेंट हमने मान लिया, कैसा माना बच्चा, सिलेंड्रिकल सेगमेंट हमने माना, कैसा माना बेटा, सिलेंड्रिकल सेगमेंट माना। अब हमने बोला कि इसके बीच में, अब बेटा इसमें तीन तरीके का गेम हो सकता है, क्या, आपने कहा सर केस टू सिलेंड्रिकल एलिमेंट। बच्चे एक चीज समझना कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत रहती, तो अगर आपने ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट देख लिया तो आपसे कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं। पहला केस क्या हो रहा है, जब हमने बोला कि सेंटर से हीट इज फ्लोइंग रेडियली, सेंटर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, आपने कहा अच्छा सर कैसे एग्जांपल, मैंने कहा जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं बहुत बेसिक सी तौर पे समझा रहा हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा ये मेरे पास एक सेगमेंट था और यहां पर हमारे पास ये बीच वाला ए रेडियस गर्म है और बाहर वाला ठंडा, या बाहर वाला गर्म अंदर ठंडा, हीट का फ्लो किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है ना, तो अब यहां पर अगर इस सेगमेंट को हॉट कर दिया और इस सेगमेंट को मैंने कूल कर दिया, तो हीट कैसे निकलेगी, ऐसे बाहर। दिस इज फ्लो ऑफ हीट, दिस इज फ्लो ऑफ हीट। अरे बोलो, क्या बात समझ में आती है, ये क्या हो गया, ये फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन हो गया। और अगर हीट इस आउटर दिशा में फ्लो कर रही है तो बताओ एरिया लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अब आप सोचो, पहले इस छोटे सिलेंडर को क्रॉस किया होगा और फिर लगातार एरिया ऑफ द सिलेंडर बढ़ता जा रहा है, तो आपने कहा यस सर यहां पर भी एक वेरिएबिलिटीज तो आ रही है। अब इस वेरिएबिलिटीज को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास क्या एम है, तो आपने कहा सर एक एलिमेंट ले लेते हैं, और मैंने एक जनरल एलिमेंट ले लिया किसी भी डिस्टेंस आर पर, और मान लेते हैं इनकी इनर रेडियस दे दी गई है ए, ये रेडियस है ए, और आउटर रेडियस आपको दे दी गई है बी। तो अगर मैंने कोई जनरल एलिमेंट लिया किसी भी एक जनरल पोजीशन पे आर रेडियस पे, तो अब आप क्या बोलोगे कि सर देखो अब हीट यहां पर जाएगी,
कहा यस बिल्कुल जाएगी। और अगर मैंने एक जनरल एलिमेंट लिया है, अगर मैंने एक जनरल एलिमेंट लिया है, तो हीट इस एंड से इस एंड की तरफ मूव करेगी। आपने कहा यस सर बिल्कुल करेगी। एंड द हीट इज मूविंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो मतलब अगर हम यहां पर देख, तो मैं बहुत सिंपल बोलता हूं बच्चों से बार बार कि बेटा कई बार यहां पर आप डी थीटा के इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस थीटा होगा, आप वो सब चीजें कर सकते हैं कि अगर ओवरऑल थ्रो की बात करोगे तो आप आसानी से इसका एलिमेंट, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेशन पे बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो आपने बोला सर हीट का फ्लो, तो मैंने कहा देखो अब हीट का फ्लो होगा तो ये डी आर डिस्टेंस, क्योंकि हीट के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी चारों तरफ ट्रेवल करेगी लेकिन चलेगी तो डी आर ही। तो फ्लो के अलॉन्ग कितना लेंथ हुआ, आपने कहा डी आर लेंथ हुआ। सर किस एरिया से, आपने कहा सर ये पूरा एरिया होगा। तो एरिया, तो अगर मैं छोटा रेजिस्टेंस डिफाइन करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, सर एरिया हो गया 1/k डी आर अपॉन एरिया हो गया 2πr इन, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ। अब आपने कहा सारे के सारे एलिमेंट सीरीज में है, तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करता तो मैं लिख सकता था dr1 प्लस dr2 एंड सो ऑन। क्यों सर, एक से बात दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरीके से हीट जाती जाएगी। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां पर अगर मैं डी आर के इंटीग्रेशन की बात करता फॉर आर इक्विवेलेंट, वी कैन वेरी सिंपली से 1/k 2πl बाहर आ जाता, अंदर होता डी आर अपॉन आर इंटीग्रेशन फ्रॉम, एंड दिस इज द आंसर एल एन बी बाई ए। करंट चाहिए, सीधे सीधे क्या बोलोगे, कितनी हीट जा रही, आई बराबर सर टेम्परेचर का डिफरेंस टी एच माइनस टी सी अपॉन आर। आर इक्वल कितना हो गया, 1/k 2πl इंटू एल एन बी बाई ए। डिवाइड करो, आंसर आ गया, काम खत्म। क्या ये बात समझ में आ जाती है, कोई चैलेंजिंग विषय तो नहीं। इसी तरीके से आप स्फीयर के केस में भी बात कर सकते हैं, एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया एरिया की वेरिएबिलिटी। अब एरिया वेरिएबिलिटी के साथ, एरिया की वेरिएबिलिटी के साथ आपसे कई बार वेरिएबिलिटी डिफाइन हो जाती है एलिमेंट की। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब बोला गया एक सर्टेन रॉड है जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विद इट्स लेंथ बराबर 2 मीटर्स, इज थर्मली इंसुलेटेड ऑन इट्स लेटरल सरफेस। द थर्मल कंडक्टिविटी के क्या दिया गया है, थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी के ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड वेरीज विद टेम्परेचर टी एज के बराबर अल्फा बाई टी। अब यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदल रही है, इंपॉर्टेंट, बदल सकती है। हम इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे जहां पर थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग तरीके से बदल जाए। हो सकता है थर्मल कंडक्टिविटी लोकेशन के हिसाब से बदल जाए, रेडियस के हिसाब से बदल जाए, अलग अलग फिनोमिना पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहला ये फिनोमिना देखने जा रहे हैं। तो द टू एंड्स ऑफ द रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1 बराबर 90 डिग्री सेल्सियस एंड T2 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट ऑप्शंस इज आर, क्या होंगे करेक्ट ऑप्शन, ये पूछा गया है। द टेम्परेचर एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कोल्डर एंड इज 17.32 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉटर एंड इज 51.96 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज 1.1 अल्फा in SI units. The temperature of gradient is numerically higher near the hot end compared to that near cold end. टेम्परेचर एट 50 फ्रॉम द कोल्डर एंड इज 17.32 डिग्री। अब समझेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ लिया। अब क्वेश्चन को एक बार जल्दी से अप्रोच करना सीखो, जल्दी से अप्रोच करो, सोचो कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बच्चों जल्दी से आप इस क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं और इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब अपन को पूरी सिचुएशन का डायग्राम बनाते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो आ जाओ भैया, क्या करने वाले हैं हम लोग। मैंने मान लिया कि एक ये हॉट एंड है और यहां पर एक रखा है ये हमारा कोल्ड एंड है बेटा, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा और कर दे,
और इसके बीच में एक रॉड को हमने फंसा दिया। अब ये रॉड का जो के है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। मतलब अब दो चीजें समझनी, यहां पर के जो दिया गया है वो अल्फा अपॉन टी, राइट, अपॉन टी के साथ इसका वेरिएशन है। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर कंडक्टिविटी कम होगी, और जहां पर आपका टेम्परेचर कम होगा वहां कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट। तो ये हॉट पोर्शन है, यहां पर आ गया 90 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर आपको दूसरे एंड पे दिया गया 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, राइट। ये हो गया अपना 10। अब आपसे पूछा गया कि भैया बताओ कि किस तरीके से यहां पर फ्लो होगा, क्या टेम्परेचर्स होंगे, अलग अलग पॉइंट के टेम्परेचर्स आपसे पूछे गए हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया निकालना है, टेम्परेचर निकालना है 50 सेंटीमीटर पे 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कोल्डर एंड फ्रॉम द हॉटर एंड। टोटल लंबाई हमको दे दी गई है 2 मीटर, तो भैया टोटल लेंथ हमने यहां पर डिफाइन कर दी 2 मीटर्स। 50 सेंटीमीटर मतलब एक पॉइंट यहां ले लिया ए, और एक पॉइंट यहां ले लिया बी। इनके टेम्परेचर चाहिए जो यहां से 50 सेंटीमीटर पर है, और एक यहां से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले अब इस पे अप्रोच कैसे करें, अप्रोच को जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहला स्टेप है सर, अगर मुझे कहीं का भी टेम्परेचर निकालना है तो वी नीड टू फर्स्टली डिफाइन कि भैया किस तरीके से हीट का फ्लो चल रहा है, ताकि हम हीट के फ्लो के करस्पॉन्डिंग उस पॉइंट का टेम्परेचर डिफाइन कर सके। मुझे यहाँ का पता है, तो मैंने कहा देखो यहां पर जो हीट फ्लो होगा, सबसे पहली बात क्या है, हीट फ्लो इस तरह से चलेगा। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको समझेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा, दैट इज कोपचा ज्ञान आपको दिमाग में रखना है। और वो क्या है कि dq बाई dt मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसको हम आई थर्मल करंट बोल रहे हैं, ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब? जब स्टेडी स्टेट की बात हो रही होगी। और क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नहीं, सारी की सारी कैलकुलेशन हमसे स्टडी स्टेट पर ही कराई जाती है, क्योंकि हम किसी भी तरीके के रैंडम कैलकुलेशन की बातचीत नहीं कर रहे होते, हम स्टडी स्टेट पे बात कर रहे होते हैं। तो आपने कहा सर अगर मैं आई थर्मल की बात करूं तो इट इज वेरी सिंपल डिफाइंड एज क्या हो जाएगा। आपने कहा सर अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो किसी भी एक छोटी जगह से कितना करंट जा रहा होगा, अगर हम वो समझने की कोशिश करें, तो यहां से किसी भी डिस्टेंस x पर अगर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, अगर वो टेम्परेचर T है, तो किस तरीके से वेरिएशन आ रहा होगा ये समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा था बेटा, याद है आपको, के ए इंटू डी, टेम्परेचर को कैपिटल टी से दर्शा दे रहा हूं और इस दूरी को एक्स से डिफाइन करते रहो। तो अगर यहां से इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt का है, और मेरे प्यारे बच्चों इसकी लंबाई dx है, तो यहां से जो हीट का फ्लो होगा दैट इज के ए dt बाई dx, इसके करस्पॉन्डिंग यहां से निकलकर आ रहा होगा। अब यहां पर चैलेंज क्या हो गया कि सर यहां पर के जो है अब वो कांस्टेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा अपॉन टेम्परेचर पे, इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। सर आई थर्मल तो कांस्टेंट है, आपने कहा यस, तो ये इधर आ जाएगा, आई थर्मल डी एक्स इट इज इक्वल टू अल्फा और ए कांस्टेंट कर दिए डी टी बाई टी, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। आई थर्मल भी कांस्टेंट, आपने कहा टेम्परेचर, आपने कहा टेम्परेचर जाएगा 90 से 10 तक, और लंबाई हो जाएगी 0 से 2 मीटर, ठीक है ना। तो अगर अब मैं यहां पर बात करूं तो बोल सकता हूं कि आई थर्मल, बेटा जल्दी से देखना, dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 माइनस 0, राइट। और यहां पर dt ये ln इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो अल्फा इंटू ए इंटू ln ऑफ 90 अपॉन 10। तो मेरे पास यहां से थर्मल करंट की बात करें तो आई थर्मल हो जाएगा अल्फा इंटू ए इंटू ln 3 और ln 9, सॉरी ln 9 अपॉन लेंथ इज डिफाइंड एज l दैट इज 2 मीटर। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, अल्फा ए अपॉन 2, और इसको लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों ट्वाइस ऑफ ln 3, ठीक है ना। तो 2 से ये 2 चला गया, तो करंट आ गई आई थर्मल। अच्छा आपने कहा सर मैंने आई थर्मल निकाल दिया, मैंने कहा चलो भाई ऑप्शन देखते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया। बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पर यूनिट एरिया पूछा गया है। क्या पूछा गया रे भैया, पर यूनिट एरिया। क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे, आपने कहा सर एरिया से डिवाइड कर देंगे। अच्छा हाँ, ये एरिया नीचे ले आते हैं, आसान हो जाएगा सर, अल्फा इंटू ln 3 हो जाएगा। अच्छा हाँ सर, ln 3 की वैल्यू क्या होती है, लगभग लगभग 1.09, इसी के करस्पॉन्डिंग निकल के आती है। तो अगर मैं थर्मल करंट की बात करूं तो थर्मल करंट जो आ जाता है दैट इज डिफाइंड एज ln 3 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.1 अल्फा, ठीक है ना। तो आंसर देखते हैं, दैट इज 1.1 अल्फा, तो आपने कहा थर्ड ऑप्शन सही है।
अब मुझे इनकी बात करनी है कि टेम्परेचर कैसे निकाला जाए। तो अगर अब मैं टेम्परेचर की बात करूंगा और टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट इज न्यूमेरिकली हायर नियर द हॉट एंड, राइट। अब ये बात भी अपन समझ लेते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद एक्स। तो अगर dt बाई डी एक्स की बात करेंगे तो t यहां मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करता तो मैं यहां पर लिखता टेम्परेचर। मैं फोर्थ ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो आपने कहा सर टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आई थर्मल इक्वल्स टू के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो अगर मैं यहां से टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूं दैट इज डी टी बाई डी एक्स, इट इज नथिंग बट थर्मल कितना आ गया आपने कहा अल्फा टाइम्स ऑफ एल एन थ्री अपॉन के ए, और के की वैल्यू कितनी है अल्फा बाई टी इंटू। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो अल्फा से तो अल्फा कैंसिल, इट इज टी एल एन थ्री बाई ए। तो आपने कहा सर जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर, क्योंकि ये टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, एल एन थ्री भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां पर टेम्परेचर ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा। तो आपने कहा द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज न्यूमेरिकली हायर नियर द हॉट एंड। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर का ग्रेडियंट भी ज्यादा हो रहा होगा। ये हमने अपने यहां से समझ भी लिया। तो आपने कहा ये भी सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी सही हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? अक्का सर अब ये दोनों और बात करते हैं। तो आपने कहा सर कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर की बात और करते हैं। जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, और ये क्योंकि रैंडम जगह पर हम बात कर रहे हैं तो इससे अपने पास सारी कैलकुलेशन क्लियर हो जाती है कि कैलकुलेशन कितनी होगी किसी भी रैंडम पॉइंट पर, कितना आ रहा होगा। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ये टेम्परेचर हो गया हॉट। आपने कहा सर बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत? आपने कहा सर नहीं। मैंने कहा 50 सेंटीमीटर में बताओ कितना होगा। अब यहां से यहां पर यहां टेम्परेचर चाहिए, इस जगह का कितना होगा। तो मैंने कहा देखो आई थर्मल करंट, इट इज बिल्कुल सिंपल, इसी फॉर्मूले पे चलना है अपने को, कुछ कोई वेरिएशन नहीं। के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो मुझे टेम्परेचर चाहिए, sorry, मुझे टेम्परेचर चाहिए कहां पर, इस एक्स पर। टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की बात तो करनी है। आपने कहा यस सर टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की बात करनी है। अपन जनरल बात करते हैं, थर्मल पता चल गया, टी की बात कर लेते हैं। तो आपने कहा के को लिखेंगे अल्फा बाई टी, क्योंकि अब मेरे पास आई नोन है। आई कितना हो गया आपने कहा सर ये हो गया एल एन अल्फा टाइम्स एल एन थ्री इंटू आई, मतलब मल्टीप्लाइड बाई एरिया। आपने कहा सर ये बिल्कुल सही है, इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से ए अल्फा और ए अल्फा तो यहां से कैंसिल, डी एक्स ऊपर आ जाएगा, तो एल एन थ्री इंटू एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी, इट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा ये डी टी बाई टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों तरफ जैसे इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा एल एन टी, ओए होए होए होए, पहला एंड का पता है टी हॉट, जब एक्स बराबर जीरो है किसी भी टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, मान लिया टी होगा। तो यहां पर एक्स बराबर जीरो और किसी भी एक्स पे निकालते हैं। तो आपने बोला सर एल एन थ्री इंटू एक्स, इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपने कहा एल एन, यहां पर लिखेंगे तो टी इंटीग्रेशन एल एन टी और 90 बाई टी आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं एल एन 90/टी। अगर ये x का मल्टीप्लीकेशन है तो इसको थोड़ा अंदर ले लेते हैं ताकि इजी रहेगा। एल एन थ्री की पावर x, इट इज इक्वल टू एल एन 90/टी। तो 90 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, टी की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, टी बराबर हो जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ ले लूं तो 90/3 की पावर x। अब आप यहां पर 3 की वैल्यूज को पुट कर दीजिए, जो भी x की वैल्यूज हैं अपने आप आंसर निकलते चला आएगा। अब आपको जो भी x चाहिए, अगर आप यहां पर x 3 की पावर अंडर रूट 3 पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 90। यहाँ पर x कितना है 1/2, क्योंकि SI यूनिट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2। तो आप बोलेंगे टेम्परेचर एट ए 90/√3, टेम्परेचर एट बी सर वो यहां से, तो इसकी दूरी हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। 150 मतलब डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2 पावर, तो ये हो जाएगा 90/3√3। जरा जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कितना आंसर आ रहा है, मैच कराते हैं। कैलकुलेशन आ जाओ, 90 डिवाइडेड बाई लगभग 52 अप्रोक्सीमेटेड आ रहा है वैल्यू, 52 के अप्रोक्सीमेट, और बटे 3√3 कर देंगे तो उसमें 3 का डिवाइड और कर देते हैं।
17 के लगभग 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। आंसर देखते हैं। 51.96 बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और 17.32 आपने कहा सर ये भी परफेक्ट है, कोल्डर एंड हॉटर एंड से। आपने कहा यस सर, इसका मतलब हमारे सारे ऑप्शन सही हो गए। एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखिए, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कंप्लीट एनालिसिस बता देगा अबाउट द कंडक्शन। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने कंडक्शन की सारी बातें सीख ली, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, एक एक छोटी छोटी बात का भी हमने यहां पर कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रख दिया। राइट, दिस इज द वेरिएबल कंडक्शन की अगर बात की गई, वेरिएबल कंडक्टिविटी की अगर बात की गई, तो उस केस में हमें कैसे अप्रोच करना है वो हमने यहां पर सीखा है। क्या ये बात समझ में आती है? कोई परेशानी वाली बात? तो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल भी। अच्छा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? जल्दी से देखें। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं बच्चों। जो हमने अभी तक सीखा कि भैया अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो हमें कैसे काम करना है, अगर कंडक्शन वेरिएबल है तो मतलब हमें कनेक्टिविटी वेरिएबल दे दी गई है तो कैसे काम करना है, किसी एरिया के करस्पॉन्डिंग बात की तो कैसे काम करना है, ये सारी बातें हमने समझी अबाउट द कंडक्शन। किसके बारे में समझा बेटा? कंडक्शन के बारे में समझा। अब थोड़ी सी बातें हम रेडिएशन की करेंगे और कुछ बातें हम कैलोरीमेट्री की करेंगे। देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको अगर मैं सोचूं कि भाई हर एक चीज पर बहुत डेप्थ में चला जाए और सारी चीजें डिस्कस की जाए, तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस करने की बात ज्यादा करता हूँ कि आपके मन तक कंसेप्ट पहुंचाया जाए कि कंसेप्चुअली आपको कैसे प्रोसीड करना। देखिए, एनएसईपी का जो पेपर है ये कई बार मिसकम्युनिकेट हो जाता है ऐसा कि वो जेई मेन का पेपर है। जेई मेन में आप ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखेंगे, है ना? जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसमें आप कभी भी जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन इन जेई मेन। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका कैलकुलेशन इंटेंसिव होंगे, जहां पर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की आवश्यकता ठीक ठाक पड़ेगी। और वेरिएबिलिटी की बात बहुत होती है एनएसईपी के अंदर। तो अगर आप एनएसईपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स मतलब कैलकुलस के साथ तो बहुत काम करना है। मतलब इरोडोव को सॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मस्ट सॉल्व कंडीशन में आ जाता है। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क के टर्म्स में भी दूंगा कि सर इनको क्वेश्चंस को जरूर जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके पहले मैं कुछ बात आपके साथ रेडिएशन की जरूर करूंगा, जिसमें हम पूरा एप्लीकेशन सीखेंगे जाके अबाउट द कैलोरीमेट्री एंड रेडियोएक्टिविटी मिला के। ठीक है ना? तो आइए चलिए अब थोड़ी सी बातचीत हम लोग करते हैं रेडिएशन के बारे में, और रेडिएशन के कुछ कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठाते हैं। रेडिएशन, ठीक है ना? कंडक्शन की शॉर्ट हमने समझा, अब रेडिएशन का शॉर्ट हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके शॉर्ट नोट्स की बारी है, तो आइए समझते हैं रेडिएशन के शॉर्ट नोट्स। और रेडिएशन में सिर्फ और सिर्फ ये दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं कि किसी भी बॉडी से हीट एमिट होती है, इसको भी हम दर्शाते डी क्यू बाई डी टी से हैं, दैट इज रेट ऑफ हीट एमिशन। बेटा बस दो बातें जिसने समझ ली रेडिएशन में, उससे कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई गलती नहीं होगी। रेट ऑफ हीट एमिशन, रेट ऑफ हीट एमिशन का मतलब क्या हो गया? ये हमने बोलते हैं स्टीफेंस लॉ से, दैट इट इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की पावर 4। मतलब जो आपका हीट लॉस है, जो आपका हीट लॉस है, ये किसके लिए है? ये है ब्लैक बॉडी के लिए। अब ब्लैक बॉडी का मतलब हमने एक आइडियल बॉडी मानी जो जो कि अगर उसके पास कोई भी हीट इंसिडेंट करती है तो वो कंप्लीट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। कई बार कई लोग ब्लैक बॉडी को ब्लैक होल से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये डिफरेंट चीज हो जाती है। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, सर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एनएसईपी टॉपर बैच पे आओ, वहां पढ़ाएंगे डिटेल में। अरे भैया सर हमको डिटेल में पढ़ना है सर, मैं फिजिक्स क्वालिफाई करना चाहता हूँ लेकिन डिटेल में कहाँ कहाँ करोगे? एनएसईपी टॉपर बैच चल रहा है, पूरी थ्योरी। यहाँ पर क्या है? प्रैक्टिस, राइट? तो ध्यान रखिएगा, थ्योरी के लिए अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो एनएसईपी टॉपर बैच में आ जाइए, वहां पर आपकी थ्योरी बहुत तरीके से पढ़ाई जा रही है। यहां पर हम उसके थोड़े से एप्लीकेशंस, एनएसईपी के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं, और यहां पर हम लोग आईएनपीएचओ के पीवाईक्यूज देंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आईएनपीएचओ से भोकाल क्वेश्चन पूछे हैं कि कईयों की पैंट उतर गई, बहुत तगड़े क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको।
मतलब क्वेश्चन इज लाइक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कंडक्शन, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। आइए पहले इसको समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर यहीं पर ग्रे बॉडी हो जाएगी तो यहाँ पर एमिसिविटी का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पावर 4, दैट इज फॉर द ग्रे बॉडी। ये दिमाग में पहले रखना है। अब यहां से कोई भी हीट सराउंडिंग से सराउंड, अब पहले समझिएगा, अगर कोई भी हीट सराउंडिंग से यहां पर आ रही है जिसके अंदर ये रखा गया, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग से हीट जो इसके ऊपर यहां पर इंसिडेंट होगी, पहले समझना इंसिडेंट, तो जो भी हीट इंसिडेंट हो रही होगी डी क्यू बाई डी टी इंसिडेंट, ये क्या हो गया, आपने कहा ये होती है सिग्मा ए एरिया ऑफ द बॉडी, याद रखिएगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 4। यहां पर ए जो होता है इट इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, इसको सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। आपने कहा सर बिल्कुल सही। अब यहां से हम सारे कंसेप्ट को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आएगा तो इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा अंदर और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। जो पार्ट इसका एब्जॉर्ब होगा, मतलब डी क्यू बाई डी टी, जो ये एब्जॉर्ब करेगी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए का। ए इज कॉल्ड एज एब्जॉर्बिविटी, जो कोफिशिएंट यहां पर आ जाता है, हम उसकी बातचीत यहां पर करते हैं। पक्की बात है। तो अब बेटे चैलेंज आता है कि यहां पर अगर ये एब्जॉर्बिविटी होगी तो ए इंटू सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग की पावर 4, ये इसने एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। अगर हम नेट की बात करते हैं तो इससे कितना आया कितना गया वो समझना है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझनी है। यहां पर ये है सबसे शॉर्ट नोट की सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को लिखनी है, वो क्या कि एब्जॉर्बिंग एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन, बेटा बहुत ध्यान समझना, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ बॉडी नॉट सराउंडिंग। बच्चा इसको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखने का, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल समझना। जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा एक दिस इज आर बिग आइसक्रीम, आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर होते हैं जो आपने देखे होंगे। अब एक आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर कर दें, इसके अंदर एक छोटी सी बोतल रख दी जाइए, इसके अंदर का टेम्परेचर मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस, और आपके घर में भी एक छोटा सा फ्रिज होता है। उस होम फ्रीजर जो बड़े से फ्रिज के अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं होम फ्रीजर। इसका टेम्परेचर भी आपको बोल दिया गया है कि टी बराबर -20 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर भी मैंने वो छोटी सी बोतल लिटा के रख दी, है ना, क्योंकि इसमें आ नहीं रही तो मैंने ऐसे लिटा के रख दी। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, इन दोनों केसेस में बॉटल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली हीट कैसी होगी, सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, सेम। तो यहां पर क्या बोलेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉटल इन बोथ ऑफ द केसेस विल बी सेम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉटल इन बोथ ऑफ द केसेस इज सेम। बस ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ द सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, एरिया ऑफ द सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। सिर्फ और सिर्फ किससे डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का एरिया कितना है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी कितना है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो या वो एमिशन हो। बोथ केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं सराउंडिंग के ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात की बात है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देख, अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज सबको समझनी है, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि हमने क्यू को समझ लिया कि कितना क्यू आ रहा है कितना क्यू जा रहा है। अब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा कितना इंक्रीज होगा, अगर मैं उसको यहां पर समझने की कोशिश करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से कि सर देखो, जो नेट हीट किसी भी बॉडी से निकलेगी डी क्यू बाई डी टी, जो नेट होगा, इट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज सिग्मा
क्योंकि E बराबर A के होता है, ये हमने आपको पहले ही लिखवा दिया था, E बराबर A। ये किससे आता है? बाय किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बोलता है कि जो जितने अच्छे एमिटर्स हैं वो उतने अच्छे एब्जॉर्बर हैं, तो E और A आपस में बराबर होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बेसिक सा लॉ हो गया जो आपको समझना है। तो यहां पर आ जाता है सिग्मा ए E या A, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर, लिक्विडिटी, नेट, मतलब नेट एमिशन अगर आप बात करें कितना हीट निकला, नेट एमिट, तो इसको एमिशन को ज्यादा मान लेंगे और एब्जॉर्प्शन को कम मानेंगे, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4, तो इतना निकला, इतना आया, तो नेट जो हो गया वो इसके बराबर हो जाता है। दिस इज वेरी सिंपली कॉल्ड एज नेट हीट एमिशन। इसी पर बेस्ड हम आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात जो मुझे समझानी है वो होता है कि फॉर्मेट ऑफ हीट। अब बच्चा, आहा सर ये हीट निकलती है, निकलती कैसी है, रेडिएशन में कैसे हीट निकलती है? मैंने कहा रेडिएशन में निकलने वाली हीट जो होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैसा बोलते हैं रे बाबा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपने कहा सर मतलब क्या हो गया? मैंने कहा सर जल्दी से समझना, रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन एज ईएम वेव्स। अब इसकी छोटी छोटी बातों को समझ लेंगे, क्या क्या बातें हमको दिमाग में रखनी है, कैसी कैसी बातें दिमाग में रखनी है, फंडामेंटल लेवल पे हमें इन सब चीजों को क्लियरली देख लेना है। आपने कहा सर बिल्कुल क्लियरली देख लेंगे। अब यहां से जो हीट, अब मान लीजिए टेम्परेचर तो बॉडी बी है, टी नॉट है मान लीजिए, ठीक है, सराउंडिंग नहीं है, नो सराउंडिंग। नो सराउंडिंग अगर बोला जाए, नो सराउंडिंग बोला जाए, या आपको आइसोलेटेड बोल दिया जाए, इन सभी का मतलब हो जाता है कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग को आप 0 केल्विन मान सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि वहां पर फिर कोई हीट इंसिडेंट नहीं कर रही, ऐसा अपन मान सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने वही मान लिया। तो आपने कहा सर यहां से जो हीट निकलेगी वो कैसे निकलेगी? मैंने कहा वो निकलती है ईएम वेव्स के फॉर्मेट में। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है? मैंने कहा देखो बेटा वो होती हैं अपने पास इन द फॉर्मेट ऑफ एनर्जीज, इन द फॉर्मेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आपने कहा यस सर, तो वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की एनर्जीज होती हैं, तो हर एक निकलने वाली वेव का अपना एक लैम्डा होता है और अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और हम लोग लिखते हैं v बराबर एन लैम्डा। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से निकलेंगे तो c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग यहां से एमिशन हो रहा होगा। जिस जिस भी वेव की एनर्जी ज्यादा होती है उसका लैम्डा कम होता है, राइट? तो इसको हम फोटोन की बात भी करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोटोन निकलते हैं, तो ईएम वेव्स, या इसको मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। तो आपने कहा बहुत बढ़िया। अब इस इन सब चीजों को एनालाइज किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको एनालाइज किया। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जो हमसे कई बार आता है उसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वो क्या कहता है कि सर यहां पर जो निकलेंगी, कितनी निकलेंगी? आपने कहा बहुत सारी निकलेंगी, 400 नैनोमीटर भी निकलेगी, 300 भी निकलेगी, 200 भी निकलेगी, 100 भी निकलेगी, पता नहीं कितनी सारी यहां से वेवलेंथ निकल रही होंगी सर, लेकिन सबकी बराबर बराबर एनर्जी निकल रही होगी। मैंने कहा नहीं, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम समझते हैं, जिसको बोला जाता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, राइट? क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बेटा ये छोटी मगर मोटी बातें, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब हो जाता है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी एनर्जी निकली, मतलब 400 नैनोमीटर की टोटल एनर्जी कितनी निकलकर आ रही है। तो अगर हम बात करें तो इसको डिफाइन करते हैं एमिसिव एनर्जी ई लैम्डा से। तो E lambda, it is defined as energy emitted in form of particular lambda। उस पर्टिकुलर लैम्डा की कितनी एनर्जी निकली? तो यहां पर हो सकता है जैसे यहां पर बहुत सारी एनर्जी निकली, टोटल एनर्जी निकली E। अब ई एनर्जी होगी, उसमें कुछ 400 की होंगी, कुछ 300 की होंगी, कुछ 200 की होंगी, कुछ 100 की होंगी, कुछ 500 की होंगी, सबकी अलग अलग होंगी। आपने कहा यस सर, तो हर एक की अपनी एक एमिसिव पावर होती है। तो अगर ई की बात करें तो टोटल ई क्या होगा? उसमें कुछ लैम्डा 1 होंगे, कुछ लैम्डा 2 होंगे, ऐसे इनफाइनाइट तक लैम्डास पॉसिबल होंगे। इन सभी के सबकी छोटी छोटी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर्स होंगी, और अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो टोटल एमिसिव पावर निकल के आ जाएगा, या टोटल एमिशन निकल कर आ जाएगा, कितना एमिशन हो रहा है। अब यहीं पर वीन साहब ने एक अपना लॉ दिया और उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया कि किस तरीके से पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी निकल रही है, और उन्होंने कर्व बनाया। क्या बनाया बेटा? उन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया, और ही डिफाइंड कि भैया देखो कि जैसे जैसे अगर आप किसी भी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो जो एनर्जी की अगर हम बात करें, बच्चों बहुत ध्यान समझने की बात है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा पर सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा पर निकलती है, उस लैम्डा को बोलते हैं लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या है? ये लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इस पर्टिकुलर लैम्डा पर, इस पर्टिकुलर
लैम्डा पर मैक्सिमम हीट निकलेगी अमंग ऑल अदर लैम्डा। अब उन्होंने बोला अच्छा तो इसके लिए ई लैम्डा जो था वो सबसे ज्यादा था, ई लैम्डा वन एम सबसे ज्यादा था, तो एक पर्टिकुलर लैम्डा पर उसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सबसे ज्यादा थी। और अब ये बात आई कि ये लैम्डा एम जो है ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर की बात की। उन्होंने और टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया, तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटा रहे थे ये पीक थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा था और एनर्जी जो है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही थी। तो चूंकि क्या होगा बेटा, समझते रहना है छोटी छोटी बातों को। आपको यहां पर क्या बात समझनी, आपने कहा ये जो पीक है ये लगातार आगे की तरफ T1 T2 T3। अब सोचिएगा जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो लैम्डा बढ़ेगा। याद रखिएगा एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है बच्चों, hc बाई लैम्डा। तो अगर लैम्डा छोटा तो एनर्जी बड़ी, लैम्डा छोटा तो एनर्जी बड़ी, लैम्डा छोटा तो एनर्जी बड़ी। अगर लैम्डा छोटा होगा तो एनर्जी जो है बच्चों वो बड़ी हो जाएगी। आपने कहा सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आ गई कंडीशन ई लैम्डा की। और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा था, जैसे जैसे इसको बोलते जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा था, टेम्परेचर T1 बढ़ा, T2 और फिर T3, तो क्या हुआ लैम्डा की वैल्यू बढ़ती गई। तो लैम्डा एम सबसे कम, फिर लैम्डा एम उससे, और लैम्डा M1, लैम्डा M2 और लैम्डा M3। इसको लैम्डा M2 बोल देता हूं, इसको लैम्डा M3, क्योंकि लैम्डा बढ़ रहा है एनर्जी। और बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर दिखा रहा है, तो ऐसे हर लैम्डा की अपनी अपनी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपने कहा सर अगर सारी एनर्जी को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। मतलब ये जो कर्व है जो लैम्डा के साथ ई लैम्डा का बना हुआ कर्व है, तो अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो आई कैन वेरी सिंपली से, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूं कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द curve will define टोटल एनर्जी, वो बताएगा कि टोटल एनर्जी कितनी है। राइट, तो एरिया अंडर द कर्व क्या किस चीज को डिफाइन कर रहा होगा कि टोटल एनर्जी कितनी है, ये कौन डिफाइन कर रहा होगा, एरिया अंडर द कर्व। क्या ये बात समझ में आती है, कोई परेशानी वाली बात, कोई शंका वाली बात, कोई आशंका वाली बात बेटा। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं तो इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, क्योंकि एरिया जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर पावर 4। और यहां से हमारे पास एक और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आता है जो डिफाइन होता है, इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें, अगर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज लैम्डा एम इंटू टी, इट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एज बी। तो जो आपका लैम्डा एम होता है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी के रहता है। ये बात हम सभी को ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर। इस पर बेस्ड एक और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस एनएससीपी में भी आए और डायरेक्टली आ जाते हैं बेटा, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली आ गया कि भैया प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी वर्सेस वेवलेंथ एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर गिवन एज शोन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सीधे पूछा कि तो आपको पता है कि जहां पर लैम्डा सबसे छोटा होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, फिर टेम्परेचर उससे कम, फिर टेम्परेचर उससे कम। तो T1 बटा है T2 फिर T3, तो आपने कहा T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। बाकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम इनके न्यूमेरिकल रिलेशंस की बात की T1 बाई T3 या इसकी कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यूज गिवन नहीं है। अगर गिवन होती तो हम जरूर कुछ बातें कर सकते थे बेस्ड ऑन द लॉ दैट इज लैम्डा एम इंटू टी इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मुझे यहाँ पर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा कुछ दिया होता तो मैं T1 T2 T3 के रिलेशन की बातचीत भी कर पाता, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन नहीं तो इनके इस रिलेशन की बातचीत हम नहीं कर सकते। दिस वन इज द करेक्ट आंसर गिवन कम्स इनटू द एनएससीपी 2019। पक्का है भाई, एकदम पक्की बात है, आपने कहा एकदम पक्की बात है। मैंने कहा चलो अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन, सारा बवाल खत्म।
एक क्वेश्चन सारा बवाल खत्म। चलो चालू करते हैं। बोला गया कंसिडर प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ऑफ आइस originally at 0 degrees Celsius. Assume that the heat is being absorbed uniformly through the surface and the rate of absorption is proportional to the instantaneous surface area. Which of the following is true for the radius r of the ice ball at any instant of time? Assume that the initial radius of ball is at r naught at the shape and that the shape of the ball always remains spherical during melting. Assume that L and rho are respectively the latent heat and density of the ice. ओहो सर, क्या बात है, बहुत शानदार सी बात लग रही है। बोला क्या गया है सर? एक स्फेरिकल बॉल है, एकदम बिल्कुल गोल 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 आइस बनाई गई। आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग है गोल गोल आइस बनाना, है ना? तो बिल्कुल एकदम गोल स्फेयर आइस का, और उसको बोला गया assume that heat is absorbed uniformly through the surface and the rate of absorption is proportional to instantaneous surface area. अच्छा, which of the following is true? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सिर्फ एरिया पे डिपेंडेंट है सर, बाकी आपने कहा बाकी कांस्टेंट मान लो। नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो अब आपने कहा सर इस पर क्वेश्चन क्या है, पूछा गया रेडियस डिक्रीज कैसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगी, रेडियस ऑफ द आइस बॉल लीनियरली डिक्रीज करेगी, क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में पूछा गया। मतलब रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। आपने कहा सर समझते हैं जरा कहानी को। आपने कहा सर ये देखिए आ गई। अब इसके ऊपर जो भी हीट आ रही है डी क्यू बाई डी टी, जो हीट इस पे एब्जॉर्ब हो रही है वो किसके बराबर है? आपने कहा सर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो है एरिया के प्रोपोर्शनल। तो मैंने कहा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गई अपनी हीट, क्योंकि इसके अलावा इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन हमको गिवन नहीं है। अच्छा सर, सर और क्या हीट इज एब्जॉर्ब यूनिफॉर्मली थ्रू सरफेस? प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्फेरिकल बॉल दिया गया है। रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस सरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रेडियस एंड एवरीथिंग आपसे पूछा गया है। कितना होगा? डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन होगा, हीट आएगी तो क्या होगा? वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है। आइस किस टेम्परेचर पे है? 0 पे, मतलब उसका टेम्परेचर फर्दर नहीं बढ़ेगा। अब सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोसेस होने वाली है? मेल्टिंग। अगर यहां पर आइस कुछ -10 -20 ऐसा कुछ लिखा होता तो हम बोलते कि सर पहले टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब फेस चेंज की बात होती। अगर हम बात करते बेटा आइस कैसे अपना फेस चेंज करती है गुड्डा, सबको पता है, जल्दी क्विकली रिवाइज करो मेरे साथ आके। आइस अगर आपको दे दी गई -20 डिग्री सेल्सियस पे और आपको इसको स्टीम में परिवर्तित करना है, तो एक बार जरा स्टेट चेंज कर्व की बात कर लेते हैं। तो आइस डायरेक्टली स्टीम में नहीं जाएगी, पहले आइस अपना टेम्परेचर बढ़ा के आइस आएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर, फिर स्टेट चेंज होके आइस से वाटर कन्वर्ट होगा, और टेम्परेचर कितना रहेगा? जब स्टेट चेंज होती है बेटा तो टेम्परेचर में बदलाव नहीं होता है, ये बात दिमाग में रखनी है। फिर वाटर जाएगा किसमें मेरे बच्चों? फिर वाटर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में, और फिर क्या होगा? आपने कहा सर फिर बवाल होगा। और कैसा बवाल होगा? आपने कहा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, और स्टीम से फिर जाएगा ये 120 डिग्री से। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये एक प्रोसेस है, राइट? अब यहां पर प्रोसेस, तो इस जगह पर Q बराबर एम एस डेल्टा टी, ये आइस इंटू डेल्टा टी, और यहां पर Q बराबर एम एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ। ठीक है ना, दैट इज Q बराबर एम एस डेल्टा टी। यहां पर वाटर है तो यहां पर डेल्टा टी ऑफ द वाटर। यहां पर स्टीम में चेंज होगा तो हो जाएगा Q बराबर एम एल वी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको 540 कैलोरी पर ग्राम बोलते हैं। और यहां से स्टीम का परिवर्तन होगा, सामान्यतः इसको हम लोग Q बराबर एम एस ऑफ द स्टीम इंटू डेल्टा टी बोल देते हैं। ठीक है ना? आपने कहा सर हाँ बात, तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा। तो अभी पहले इस बात को समझा कि यहां पर अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया तो मेरे पास एक रिलीफ है कि मुझे पहले टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। नहीं तो टेम्परेचर चेंज होता तो इतना ऐसा डिफरेंस, क्योंकि अंदर से बाहर तक का सबका टेम्परेचर चेंज करो पहले, है ना? तो सबका टेम्परेचर चेंज करते तो बवाल होता, पहले अंदर से बाहर का पूरा टेम्परेचर लेकर आओ। दैट इज अ सिंपलिस्टिक प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। तो अगर हम बात करते तो कुछ फ्रीजिंग जैसी प्रोसेस भी शुरू हो जाती, जैसे लेक फ्रीजिंग का कंसेप्ट है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग थर्मल एक्सपेंशन में HCV में सॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर मस्ट है, मतलब ये मस्ट कंडीशन है, इसको आपको करना ही पड़ेगा अगर आप NSCP क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सॉल्ड एग्जाम्पल जरूर करें।
दे आर गुड। मैं 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर अब मैं बात करूँ तो क्या होगा, आपने कहा सर अब यहाँ पर ये अपने पास हो गया यहाँ से सी इंटू पाई आर स्क्वायर, जो हीट ये एब्जॉर्व कर रहा है। अब हीट जो एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बात हुई है, तो हमने कहा नेट हीट एब्जॉर्व की बात हो रही होगी, क्योंकि उसने बोला कि जो नेट टोटल हीट वो एब्जॉर्व कर रहा है वो ये हो गई, तो मैंने मान लिया। अब जब ये हीट आएगी तो क्या होगा, आपने कहा सर जब ये हीट आएगी तो टेम्परेचर का चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर है। किसका चेंज होगा, आपने कहा ये इसका चेंज हो जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट स्टेट। तो आपने कहा सर इसका मतलब इसकी आउटर लेयर जो होगी ये मेल्ट करेगी, और अगर इसकी आउटर लेयर मेल्ट करेगी, आर से इसकी थिकनेस हो गई डी आर, तो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये हो गया इसका वॉल्यूम जो मेल्ट होगा। अगर डी आर थिकनेस मेल्ट हुई तो छोटा सा वॉल्यूम जो मेल्ट होगा दैट इज 4 पाई r² डी आर। तो सर अब यहां पर आएगा तो ये छोटा वॉल्यूम मेल्ट करेगा। सर इसका मास कितना होगा, आपने कहा डीएम। डीएम को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू डीवी। सर ये मास मेल्ट होगा। सर अगर डीएम इतना मास मेल्ट होता है तो सर कितनी एनर्जी चाहिए होती है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट। तो आपने कहा हीट रिक्वायर्ड होती है डीएम इंटू हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एलएफ आ जाएगा। तो आपने कहा सर बिल्कुल डीएम। अब जो हीट ये रिक्वायर्ड है ये कहां से आएगी, आपने कहा सर ये देगा। तो मैंने कहा बस अपना काम सेट हो चुका है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। तो यहां पर रेट ऑफ हीट एमिशन, तो प्रति सेकंड इतनी हीट आएगी, और जितनी हीट प्रति सेकंड आ रही होगी वही हीट यहां से प्रति सेकंड इसको या पर डीटी टाइम पर इसको चेंज कर रही होगी। तो अगर मैं डीटी टाइम में कितना आपका हीट आया वो देख लूं, तो कितना मास मेल्ट होगा वो देख लो। चलो भैया लगा दो दिमाग जरा फटाफट, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। अरे लगा लिया दिमाग क्या, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ फटाफट, बहुत बेसिक। तो आपने कहा डीएम मास मेल्ट होगा, डीटी समय में एनर्जी आएगी। तो आपने कहा सर एनर्जी कितनी होगी, मैंने कहा देखो सी इंटू किसी भी इंस्टेंट पर एट एनी, अब बेटा समझना, किसी एट रेडियस आर मानिए, तो यहां पर किसी भी इंस्टेंट पर जो एनर्जी आ रही होगी डी क्यू, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज सी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एनर्जी आई, और ये जो एनर्जी आई इसने इतने मास को मेल्ट करा दिया। तो आपने कहा डीटी टाइम पे आने वाली एनर्जी, तो आपने कहा डी क्यू बराबर हो गया हमारे पास सी इंटू पाई आर स्क्वायर डॉट डी टी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसने कितना मास, तो यहां पर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, डी क्यू बराबर यहां कितना हो गया डीएम इंटू एल एफ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। डीएम कितना है, आपने लिखा 4 पाई r² इंटू डी आर इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू एल एफ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब दोनों के इक्वेट कर देते हैं। तो अगर हम डी क्यू सप्लाइड और डी क्यू रिक्वायर्ड, भैया ये बराबर कर दिया मैंने, तो यहां से कितना आ गया, आपने लिखा सी इंटू पाई आर स्क्वायर डी टी, इट इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू 4 पाई r² डी आर इंटू एल एफ। ये हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर अगर हम देखें तो रेट ऑफ हीट लॉस कैसा होगा, आपने कहा सर यहां पर डी आर बाई डी टी या एम जो है वो लगातार कम हो रहा होगा, मास जो है डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आती है कि सर यहां पर ये डीएम जो है वो माइनस साइन है, क्योंकि वो मास रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल वैल्यू से कम होता जा रहा है, मास की वैल्यू डिक्रीज करी। तो माइनस साइन लगाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि डीएम बाई डी जो है वो नेगेटिव है। याद रखिएगा यहाँ पर डीएम बाई डी कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। आपने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा चलो भैया वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वायर पाई पाई आर स्क्वायर कैंसिल, सी यहाँ पर है डी यहाँ पर है, तो सी डी की वैल्यू यहाँ पर सी टी हो गई, इट इज इक्वल टू माइनस का रो आइस इंटू एल एफ, और यहाँ पर डी आर, लिमिट डी आर का इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ऐसे लिख देते हैं। तो सी लिमिट लगा दी 0 से टी तक, आर लगा दिया किसी भी स्टार्टिंग का आर नॉट, किसी भी इंस्टेंट पे आर हो गया स्मॉल आर, ठीक है ना। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करेंगे तो सी टी माइनस का रो आइस इंटू एल एफ इंटू क्या हो जाएगा बेटा, आपने लिखा सर यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस आर नॉट, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो वी कैन वेरी सिंपली से सी टी, अगर ये इन दोनों को नीचे ले आए तो रो आइस इंटू एल एफ, इट इज इक्वल टू आर माइनस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर माइनस सी अपॉन डेंसिटी ऑफ आइस इंटू एल इंटू एफ इंटू टी। ये रेडियस आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपने कहा सर बहुत अच्छा। मैंने कहा चलो भाई अब जरा इसके ऑप्शंस को घूरते हैं और देखते हैं कुछ मामला कहीं सेट हो रहा है क्या।
Radius of the ice ball decrease with time linearly with the slope. Slope radius of ball decrease with time reduce with the slope k rho upon 2l. अच्छा हमारे पास कुछ अलग आ रहा है स्लोप, एक सेकंड रुकना, के ऊपर आ रहा है और 2 का भी एक फैक्टर आ रहा है। अच्छा ये 4 तो हमने, एक तो ये 4 का हमारा मिसिंग हो गया, एक सेकंड, 4 पाई आर स्क्वायर डी टी, 4 का फैक्टर एक बेटा यहाँ आ जाएगा, और के की वैल्यू क्या दी गई है जरा एक बार, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर उन्होंने शायद के जो है बेटा, यहाँ पर के उन्होंने कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है, जिसको हमने सी माना है वो उन्होंने के मान लिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें बट इनकी डेंसिटी रो ऊपर आ रहा है और एल नीचे आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर दी रो और एल के साथ। हाँ तो बेटा हमारे पास रेडियस की इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, और ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन निकल के आना था रो, सॉरी, के अपॉन 2 या रो एल। ये आप अगर ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें को के अपॉन रो एल है विद द माइनस साइन। तो सी ऑप्शन सही है, दैट इज माइनस का के अपॉन रो एल, बट वो हमारे ऑपरेटर साहब ने थोड़ा सा गलती कर दी, तो ये प्रिंट नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज अ परफेक्ट वन, जो हमने यहाँ पर देखा ये हमारी परफेक्ट वैल्यू है, एंड दिस इज द आंसर। हमने वो सी और के में डिफरेंस है, क्योंकि हमने कांस्टेंट को सी मान लिया है, उन्होंने कांस्टेंट को ए मान लिया, ठीक है, के मान लिया, सॉरी। तो करेक्ट आंसर विल बी राइट, द रेडियस विल डिक्रीज लीनियरली विद द रेट ऑफ के अपॉन रो एल। अब एक और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अंतिम विराम की तरफ चलेंगे आज के सेशन का, लेकिन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी देने वाले हैं। दैट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को पहले समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन एनएससीपी 2018 का, स्फीयर एंड अ क्यूब हैविंग द इक्वल सरफेस एरिया आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, द टू आर heated to the same temperature and kept in the identical surrounding, the ratio of their initial rates of cooling is, उनका इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। कैसे सोचें, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात को समझिएगा, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की अगर हम बात करें तो ये समझाता है कि रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस, किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी, दैट इज अ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पर प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं इसको इक्वल में लिखता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है सी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, और ये सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सी कई बार आपके जीवन में बवाल मचा देता है। तो इस सी के बवाल से बचने के लिए आइए जरा इसके कांस्टेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कोई भी बॉडी है भी, इसको किसी भी सराउंडिंग में रखा गया, टी एस सराउंडिंग में रखा गया, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बी है, तो यहां से सराउंडिंग से कुछ हीट आएगी और ये कुछ हीट एमिट करेगा, राइट। तो अगर हम बात करें, जैसा कि हमको पता है कि डी क्यू बाई डी टी जो ये एमिट करता है वो उसकी बॉडी की प्रॉपर्टी है, दैट एमिसिविटी ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की पावर 4, और जो ये एब्जॉर्ब करता है डी क्यू डी टी, ये हो जाएगा ए सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग की पावर 4। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा नेट हीट कितनी है, तो वी कैन वेरी सिंपली से हम यहां पर बहुत क्लियरली बोल पाते हैं कि डी क्यू बाई डी टी जो नेट हो जाएगा, बेटा ई और ए आपस में बराबर होते हैं बाई किरचॉफ लॉ, तो हम दोनों में ई और ए में किसी को एक मान लेते हैं, ई सिग्मा ए, और यहां पर आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग पावर 4, ये नेट हीट है। लेकिन इफ इफ डेल्टा टी इज स्मॉल, तो अगर डेल्टा टी स्मॉल है तो हम लिख देते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को किसके बराबर, आपने कहा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को बच्चे हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग प्लस डेल्टा टी। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, और जो भी हीट इससे निकलेगी, बच्चे एक बात याद रखना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलोरीमेट्रिक रिलेशन, कि यहां से जो भी हीट निकल रही होगी वही इसके टेम्परेचर को चेंज करेगी। तो डी क्यू बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ हीट लॉस, बेटा ये बहुत अमेजिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर लॉस एंड हीट लॉस में। रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस dt बाई dt और रेट ऑफ हीट लॉस दैट इज dq बाई dt, तो रेट ऑफ हीट लॉस इक्वल्स टू ms टाइम्स रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस दैट इज dt बाई dt, राइट। तो रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा वो आपका ms टाइम्स हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो dq बाई dt जो नेट आया वो किसके बराबर हो गया, ms इंटू dt बाई dt। और बेटा यहां पर अगर देखें e सिग्मा
ए, और इसको अगर मैं लिख दूं टेम्परेचर सराउंडिंग प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो बेटा इसको हम क्योंकि इस टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं और हम यूज कर सकते हैं कॉमन लेके, तो रेट ऑफ डी टी बाई डी टी जो यहां पर निकल के आता है, इट इज डिफाइंड एज सिग्मा इंटू ए अपॉन एम इंटू एस, और यहां पर बेटा अगर मैंने टी एस की पावर 4 कॉमन ले लिया इससे, तो यहां पर बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एस का होल पावर 4 माइनस 1। ठीक है ना, टीएस का। अब बेटा इसको हमने बायनॉमियली अगर एक्सपेंड करते हैं तो मैं यहां पर थोड़ा सा लिखता हूं, जल्दी से समझिएगा कि डी टी बाई डी टी जो हमारे पास बनेगा रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस, दैट इज सिग्मा ए एमिसिविटी अपॉन मास इंटू स्पेसिफिक हीट, और यहां पर बन जाएगा टीएस की पावर 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी एस माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, टीएस का क्यूब हो जाएगा। तो रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस, बेटा दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये ध्यान से समझना है, एमएस, और यहां पर हो जाएगा 4 डेल्टा टी इंटू टीएस का क्यूब। दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन। ठीक है ना। अब अगर हम यहां पर इस कंसेप्ट को देखें कि रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस जो है वह सरफेस एरिया, मास ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, इन सभी फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अब इस पर बेस्ड हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला एक स्फेयर है और एक क्यूब है, सरफेस एरिया बराबर है, मटेरियल भी सेम है। तो आपने कहा मटेरियल सेम मतलब डेंसिटी भी सेम, स्पेसिफिक हीट भी सेम, एमिसिविटी भी सेम, सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। सरफेस एरिया इक्वल है मतलब एरिया भी सेम हो गया, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है क्योंकि आइडेंटिकल सराउंडिंग में रखा गया है। तो पूछा गया है रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस, तो मैंने कहा अगर मैं यहां लिखूं तो सिग्मा ई ए अपॉन एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी इंटू टी एस क्यूब इंटू 4। तो अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा क्या क्या चीजें सेम है। तो अगर बेटा आप ध्यान से देखो तो दिखाई पड़ेगा ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, डेल्टा टी भी सेम, टीएस भी सेम, 4 भी सेम, और स्पेसिफिक हीट भी सेम। जो चीज नहीं गिवन है वो है मास। तो अगर हम बेस्ड ऑन सिचुएशन बात करें तो हम बोल सकते हैं कि डी टी बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। बाकी सब तो कांस्टेंट ही है क्योंकि दोनों सिचुएशन में। अब एक क्यूब और एक स्फेयर, दोनों का एरिया सेम, अगर क्यूब की साइड ए और स्फेयर की रेडियस आर बोल दी जाए तो मैं बोल सकता हूं कि इसका सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बोल सकता हूं ए बाई आर इट इज नथिंग बट अंडर रूट के अंदर 4 पाई बाई 6। अब मुझे रेशियो चाहिए किसका, रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस का। तो डी टी बाई डी टी ऑफ क्यूब अपॉन डी टी बाई डी टी ऑफ सॉलिड ऑफ स्फेयर, इट इज सिंपली इक्वल टू, आप बोलेंगे इनवर्स रेशियो है तो मास ऑफ द स्फेयर ऊपर चला जाएगा और मास ऑफ द क्यूब नीचे चला जाएगा। तो अगर मैं क्यूब का स्फेयर के साथ रेशियो निकालते हूं तो इनका रेशियो मास का रेशियो चाहिए होगा। अब आपने कहा मास के रेशियो के लिए क्या करें, मैंने कहा देखो भैया अगर ए साइड है, ये क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं मास की बात करूंगा तो रो ए क्यूब, ये हो गया क्यूब का, और मास ऑफ सी की बात कर, मास ऑफ स्फेयर की बात करेंगे तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई। दोनों सेम मटेरियल से बने हैं तो दोनों की डेंसिटी बराबर होने वाली है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं एम सी अपॉन एम एस कर दूं तो क्या हो जाएगा, आपने बोला सर रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से 3/4 पाई, और ये फैक्टर यहां पर बन गया ए बाई आर का होल क्यूब। और ए बाई आर की अगर मैं वैल्यू यहां पर देखूं तो है अंडर रूट के अंदर 4 पाई बाई 6, तो आपने लिखा 3/4 पाई, ये हो गया अंडर रूट के अंदर 4 पाई बाई 6, ये तो है। अब होल क्यूब है इसका मल्टीप्लाइड बाई, और एक स्क्वायर कर देते हैं तो राइट, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 पाई बाई 6 3/2। समझ रहे ना बेटा, 3 बार लिख दिया मैंने ताकि मैं इजीली देख सकूं। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से ये 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 2 ऊपर वाले को काट देगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा पाई बाई 6। तो अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो मास का रेशियो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई बाई 6। तो फ्रॉम हियर आई कैन से द करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, तो थैंक यू, दिस इज अगेन अ वेरी अमेजिंग सेशन।
होपफुली आपको मजा आया होगा और आपने हर तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। कैलोरीमेट्री के कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में करने हैं, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग होमवर्क में जरूर करके आए, जरूर करके आए, दैट इज दिस वन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये आपका होमवर्क है, ये आपको जरूर करना है, जरूर करना है। ये अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एनएससीपी 2020 का, दैट आई वांट यू टू डू। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूचर के क्वेश्चंस, और ये अर्थ का, दैट इज सिंपल, गुड क्वेश्चन। और हमारे एफ वाई क्यूज में हम चलते हैं, तो ये है हमारे फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो आइए यहां पर हम समझते हैं एफ वाई क्यू। एफ वाई क्यू क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको होमवर्क में करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है, थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड। कल इन पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए हम लोग अपनी बातों को आगे लेके चलेंगे और आईएनपीएचओ की कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके लाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दे आर रियली अमेजिंग क्वेश्चन। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर और आपको दूंगा, ये आपको होमवर्क में करना है। एक छोटा क्वेश्चन और है इनके साथ साथ। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में आ जाएंगे, क्या? अगेन अगर आप देखते रहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन जरूर करिए। दे आर मैंडेटरी क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको करना है और कल डिस्कस करेंगे और फ्यूचर के क्वेश्चन। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कल आपके लिए लेके आऊंगा, साथ ही साथ आईएनपीएचओ के क्वेश्चंस नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे, तो आपको मजा आ जाएगा, आई थिंक सो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।